सेंटर से हमारे साथ जुड़े हैं सर। और जो हमारे सर आज के स्पीकर है सर, अक्षय सिंह, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर है सर, 2020 MPPSC बैच से हैं, वो भी सर हमारे साथ है सर। थैंक यू। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि डाइवर्स करियर्स में आप लोग अपना इन्वॉल्वमेंट देखें, और खाली हम लोग 1-2 एग्जाम्स तक ही सीमित रहते हैं, पर बहुत चॉइस है करियर की। गवर्नमेंट जॉब्स में भी बहुत चॉइस है, और फॉरेस्ट सर्विसेज बहुत ही अच्छी ऑप्शंस हैं आगे अपना फ्यूचर इन्वेस्ट करने के लिए। हमें हमारा ये एंडीवर रहता है कि दिशा लर्निंग सेंटर्स के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ऑप्शंस के बारे में जानकारी रखें। जरूरी नहीं है आप अभी करेंटली एग्जाम दे रहे हो, अगर आप 2 साल में 3 साल में भी एग्जाम देने की सोच रहे हो तो आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको एक वर्ल्ड व्यू रहे कि कौन कौन से ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। इसी कॉन्टेक्स्ट में मध्य प्रदेश की जो फॉरेस्ट सर्विसेज हैं उसके लिए जो हमारी एग्जाम होती है रेंज ऑफिसर्स के लिए, उसके बारे में आज का सेशन है। हमें बहुत खुशी है कि रेंज ऑफिसर आज हमारे बीच में आए हैं। क्या नाम बताया आपने अनुरक्ति इनका? सर अक्षय सिंह। अक्षय सिंह जी, आपका स्वागत है। मैं आप के लिए बहुत धन्यवाद भी है कि आपने अपना टाइम निकाला और आज हमारे बीच में आए हैं। फॉरेस्ट सर्विसेज के बारे में जो है आप बताएं, मध्य प्रदेश की भी और नेशनल जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है उसके बारे में भी बताइए, और साथ में जो डाइवर्स करियर्स हैं फॉरेस्ट विभाग से रिलेटेड, फॉरेस्ट गार्ड के बारे में भी बताइएगा। और जो आप जिस सर्विस में सिलेक्ट हुए हैं थ्रू MPPSC उसके बारे में बताइए, और ये सभी रेंज की सर्विसेज जितने फॉरेस्ट ऑफर करता है सभी के बारे में आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स को भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना माइंड ओपन रखें। हम पुलिस फैमिली के बच्चे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ पुलिस के ही एग्जाम्स दे रहे हैं, हमें और भी एग्जाम्स देखने हैं, और बहुत अच्छे और सिक्योर कैरियर्स हैं, गवर्नमेंट के जॉब्स हैं, तो उनको समझना बहुत जरूरी है। अपने आईज एंड ईयर्स ओपन रखें, लर्न फ्रॉम ऑल द सोर्सेज विच यू गेट so that you can have a wider vision, a wider scope to learn and to carve out a future. So my good wishes to all of you, and I congratulate Anurakti madam and Rahul that they have been striving continuously to find new options for you. तो ये एक ऑप्शन है, इसके लिए आप लोग तैयारी के हिसाब से बैठें कि किस तरह से आप इसके बारे में समझेंगे और आगे क्या चॉइसेस लेंगे। अक्षय सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना टाइम निकाला। सो नाउ लेट अस बिगिन विद योर सेशन। थैंक यू सो मच सर फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स सर। सभी लर्निंग सेंटर्स और सभी स्टूडेंट्स का, सभी कोऑर्डिनेटर्स का आज के सेशन में स्वागत है। जैसा कि हमें पता है आज का जो आपका करियर गाइडेंस सेशन रखा गया है वो फॉरेस्ट सर्विसेज की तैयारी से रिलेटेड ये सेशन रखा गया है, जिसमें हमारे जो स्पीकर है रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर है अक्षय सिंह जी, जो कि आपको सर्विस के फॉरेस्ट सर्विस के बारे में बताएंगे। मैं आप सभी लोगों को इनका एक बार इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। अक्षय सिंह रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर है 2020 बैच के। इनका एजुकेशनल, इनकी स्कूलिंग सागर से हुई है, ये सागर को बिलोंग करते हैं। एंड ग्रेजुएशन में इन्होंने BE मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है फ्रॉम ओरिएंटल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल। एंड रिसेंटली अभी इन्होंने 18 मंथ्स ट्रेनिंग हल्द्वानी उत्तराखंड में की है फॉरेस्ट अकेडमी से। प्रेजेंटली ही इज अंडरगोइंग ट्रेनिंग इन नरोना अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भोपाल, फाउंडेशन ट्रेनिंग है। MPPSC इन्होंने 2020 का क्लियर किया है फॉरेस्ट सर्विस में, एंड कंटिन्यूसली ये 2019 से 2023 में इन्होंने MPPSC के लिए अपीयर किया है। एंड स्टेट सर्विस इंटरव्यू 2020 एंड 2022 का इन्होंने दिया है। इनके पास एज इन प्राइवेट सेक्टर में भी काम का एक्सपीरियंस है IT सेक्टर में। ही हैज सर्व्ड इन IT सेक्टर इन मलेशिया
and he has also served as ad hoc faculty at Government Engineering College for 1 year. So हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अक्षय सर आपका, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप बच्चों को अपना जो एक्सपीरियंस है उससे गाइड करेंगे। और सभी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि सर से जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछें, क्वेश्चंस आपके जो भी हैं आप सर को पहले सुने, उसके बाद एंड में हम आपके क्वेश्चंस लेंगे, तो आप क्वेश्चंस डॉक्यूमेंट कर लें, उसके बाद सर से पूछें। सो अधिक समय न लेते हुए मैं अक्षय जी को इन्वाइट करूंगी आपके सेशन के लिए। थैंक यू। Thank you, Vineet sir and Anuvati ma'am, for the kind words, and I'm honored to be here. फॉरेस्ट सर्विसेज की हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पे फर्स्ट टाइमर्स भी हैं जो फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे एमपीपीएससी, और कुछ ऐसे भी होंगे जो दे चुके होंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। सो हम जब स्टेट सर्विस का जो हमारा आता है एडवर्टीजमेंट, तो उसमें हम देखते हैं वो दो चीज के लिए आता है। पहला हमारा राज्य सेवा के लिए आता है और दूसरा जो आता है वो राज्य वन सेवा के लिए आता है। तो जो प्रीलिम्स वाला पार्ट होता है वो दोनों के लिए ही कॉमन होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। कैच ये होता है कि फॉर स्टेट सर्विसेज आपको पेपर 1 में अच्छा परफॉर्म करना होता है, एंड इन पेपर 2 इट्स अ क्वालिफाइंग नेचर। तो वहां पे आपको आई गेस फॉर जनरल कैटेगरी इट इज 40%। बट अगर आपको प्री फॉरेस्ट सर्विसेज का क्वालिफाई करना है तो उसके लिए यू हैव टू परफॉर्म इन बोथ, इन पेपर 1 एंड पेपर 2। तो इसका जो कट ऑफ डिसाइड होता है वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिला के होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्री कि पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपको जैसे पता है इसमें आपका पूरा जीके वाला पार्ट आता है, जनरल नॉलेज वाला पार्ट आता है इस, और पेपर 2 जो पार्ट होता है वो सीसेट वाला पार्ट होता है। अब हम अगर प्री का जो डायनेमिक्स देखते हैं वो अभी आपने सुना ही होगा, जैसा हिस्टोरिक चेंज इन द प्रीलिम्स कि अभी एमपीपीएससी ने नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस कर दिया है। सो आई वुड सी इट एज अ हिस्टोरिक चेंज फॉर द सीरियस एस्पिरेंट्स। जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो सीरियसली तैयारी करते हैं, उनके लिए एक वेलकमिंग मूव होना चाहिए ये। क्योंकि पहले क्या हुआ करता था प्री में, आप एक लेवल तक आप तैयारी कर रहे हैं, दूसरे तैयारी कर रहे हैं, आप एक लेवल तक मार्क्स ला पाते थे 70, 75, 80। उसके बाद इट डिपेंड्स कि आप आपके मतलब लेट्स जस्ट बी प्रैक्टिकल कि आपके कितने मतलब सही हो पा रहे हैं तुक्के। तो वो वाली चीज पूरी तरीके से साइडलाइन हो गई है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो जो एस्पिरेंट सीरियस है उनके लिए बहुत अच्छी चीज है ये। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि नेगेटिव मार्किंग में कैसा डायनेमिक्स है। जो आपके एक क्वेश्चन के लिए है दैट्स +3 मार्क्स, और अगर आप गलत करते हैं उसको तो दैट्स -1 मार्क्स। अब हम बेसिक से मैं आपको बताऊंगा कि अब जो इस सिनेरियो में हो गया है, जो प्री वाला जो फैक्टर हो गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इसमें हम देखते हैं कि प्री की जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट स्टेप में ही फेल्ड हो जाते हैं देन आपका पूरा एक साल जो है पूरा वो वेस्ट हो जाता है। तो प्री के लिए एक देयर आर मल्टीपल स्ट्रेटेजीज, है ना, एंड आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी इज अ सक्सेसफुल वन या फिर वो परफेक्ट है। इफ इट वर्क्स फॉर यू देन इट्स अ सक्सेसफुल वन। मैं आपको खुद अपनी एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ प्री के लिए जो मैंने फॉलो करी है। I started preparing for MPBSC in 2018, and my first attempt was in 2019. From 2019 to 23, I gave 5 prelims, and consequently, I cleared all of them. तो उसके लिए मैंने जो स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है प्री में, दैट्स अ टेम्परामेंट। मतलब बाकी चीजें तो आप भूल जाइए कि आपने 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 10 बुक से पढ़ा है, आपने 5 बुक से पढ़ा है, आपने इतने घंटे पढ़ा, आपने उतने घंटे पढ़ा है, ठीक है। पर टेम्परामेंट जो होता है ना, मतलब मैं अगर सम अप करूं, प्री का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी होनी चाहिए दैट्स अ टेम्परामेंट। मेरे साथ मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे से ज्यादा उनको ज्ञान है, मेरे से ज्यादा उन्होंने पढ़ा है, बट वेयर दे लैक इन द टेम्परामेंट। जब आपके सामने पेपर आता है, जब आपके सामने जो क्वेश्चन आता है, आप आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत कर जाते हो। तो आपको ये चीज सीखनी है। ये चीज आप कैसे सीखोगे? यह चीज आप ऐसे सीखोगे कि आप
मतलब आपको थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, ऑब्जेक्टिव करने हैं। आप जाइए मार्केट में, कोई भी एमपीपीएससी की ऑब्जेक्टिव पेपर की बुक उठाइए, कोई भी पब्लिकेशन, डजेंट मैटर, आप उसको सॉल्व करिए। आप मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक पेपर्स दीजिए। जब आप मॉक पेपर दे रहे हैं तो उसको सीरियसली, मतलब रिलीजियसली वैसे ही दीजिए जैसे कि आप एक रियल उसमें है, एग्जाम सेंटर में बैठे हुए हैं। जब आप इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे पेपर्स दे देंगे तो आपका एक टेम्परामेंट डेवलप होगा, आपका एक एक्यूमेंट डेवलप होगा कि आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। अब इसमें जो स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करता था, मैं ऐसे फॉलो करता था कि मेरे पास पेपर आता है, मैं स्टार्ट करता हूं, मैं फर्स्ट स्ट्रेच में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं जो मुझे एकदम याद है, मतलब इजी पिकिंग से जो मेरे लिए। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 मैंने उठाया, हाँ यार ये पढ़ा हुआ है, टिक। सेकंड पे आए, सेकंड पे यार कुछ सोचना पड़ रहा है इसमें, मतलब ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजन है, दो 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 आंसर में कंफ्यूजन है, उसको छोड़ो, क्योंकि वहां पे आप टाइम मत वेस्ट करो। क्योंकि इससे होता क्या है कि आप स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चन में फंस जाते हो तो पहला तो आपका टाइम वेस्ट होता है, सेकंड आपका क्या होता है कि आपका जो मोराल है वो डाउन हो जाता है वहां पे, ठीक है ना। तो प्री में टेम्परामेंट वाला खेल ऐसा है कि आप सपोज करो जैसे 100 क्वेश्चंस है, तो मैंने स्टार्ट से लेके 60 to 65 क्वेश्चंस कर लिए कि ये मेरे सॉलिड क्वेश्चंस है। तो इससे क्या होगा, आपने फटाफट जो आपके क्वेश्चंस थे, जो आपको एकदम याद थे, वो आपने कर लिए पूरी तरीके से। आप कोई सिली मिस्टेक से बच जाते हो यहाँ पे। प्री में आपका क्या है, 2-3 सिली मिस्टेक ही, मतलब इट हैम्पर्स योर सिलेक्शन। तो ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आपने 1 से लेके 100 तक आप एक बार एक स्ट्रेच में चले जाते हो और आप कर लेते हो 60 to 65 क्वेश्चंस, तो आपको एक अलग ही मतलब कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है, मुझे जो आता था, जो मुझे मेरे सॉलिड क्वेश्चंस थे, मैंने वो अपने पूरे कर लिए। अब आप फिर से आइए, यू कम बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन। अब आप उन क्वेश्चंस को, जब आप आपने एक बार क्वेश्चन पेपर देख लिया है, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस को आपको ऐसे मार्क कर देने चाहिए जो आपको लग रहा है कि मतलब हाँ मैंने पढ़ा है बट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन मार्क क्वेश्चंस की तरफ जाइए, देन यू डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन दैट, उनको करिए, ठीक है, फिर उनको कर लीजिए। अब क्या होता है एमपीपीएससी में, आपका 100 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स हो गए हैं, अब है ना। वो भी चेंज कर दिया है उन्होंने, जो टोटल मार्क्स है उसका डायनेमिक्स भी चेंज कर दिया है। तो इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे, 7 to 8 क्वेश्चन आई वुड से या मोर, कि जो बाउंसर्स रहेंगे, वो उनके लिए आप मतलब प्रिपेयर करना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो और, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को देख के। प्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा आपने ये क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, पर ऐसा नहीं है, आपको एलिमिनेशन प्रोसेस को अपनाना है। अब सपोज करिए कोई क्वेश्चन था, मुझे ऐसे याद आ रहा है कि एक क्वेश्चन था, मुझे उस योजना के बारे में उस क्वेश्चन में पूछा था, और वो योजना या प्रोग्राम कब का है। तो मैं मतलब मैंने उस क्वेश्चन का आइडिया ऐसे लगाया था कि उस टाइम पे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी, और उस टाइम पे उनका क्या एजेंडा था, या फिर वो मतलब ये सब चीजें बहुत रिकॉल होती है जब आप पढ़ लेते हो। तो आप सारे मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, आप उनको ऐसे मत छोड़िए कि यार ये तो मेरे को एकदम ही नहीं पता है। सो दिस इज द थिंग। अब इसके बाद हम आते हैं पेपर 2 पे। पेपर 2 पे जो है वो सी सेट वाला पार्ट है। तो सी सेट वाला जो पार्ट है उसके लिए इतना कोई फोकस आपको मैं बताऊं, मैं आपको जो भी यहाँ पे बताऊंगा, मैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच दूंगा, विल फॉलो अ प्रैग्मेटिक अप्रोच, नथिंग बुकिश, नथिंग कॉस्मेटिक आंसर्स कि यार ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो। जो मैंने अपनाया, जो मुझे लगा, मैं आपको वो बताऊंगा। सी सेट पेपर 2 का इतना कोई मटेरियल, मतलब ऐसा कोई सच अवेलेबल नहीं है ना, कोई मतलब इतना कोई फोकस करता है उस पर। तो सी सेट के लिए हम क्या करते हैं, अगर आप सिलेबस देखोगे तो सी सेट वाले पार्ट में सी सेट वाले पार्ट में हमारे कुछ इन्होंने 7 वो दिए हुए हैं टॉपिक्स, जिनमें हम 1 by 1 देखते हैं।
कॉम्प्रहेंशन, कॉम्प्रहेंशन इज बेसिकली आपका पैसेज टाइप चीज है, इंग्लिश वाली चीजें हैं, या कोई भी जा सकते हैं, कोई भी इंग्लिश की बुक उठाइए और प्रैक्टिस करिए। कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल में अगेन वो आपका थोड़ा बेसिक जो इंग्लिश का आपका चेक करेगा, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे रहेंगे। तो इनके लिए कोई पर्टिकुलर सच कोई बुक नहीं है। आप इनके लिए क्या कर सकते हो, जो सी सेट वाला पार्ट है, आप लास्ट 10 ईयर्स के या तो यूपीएससी के क्वेश्चंस उठाइए, एमपीपीएससी के क्वेश्चंस उठाइए, सीजीपीएससी के क्वेश्चंस उठाइए, और जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स थे वो सब सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद आप एनालाइज करिए कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते। तो इसमें एक एप्टीट्यूड वाला पार्ट भी है, एक रीजनिंग वाला पार्ट भी है ना। तो उसके लिए आप कोई भी अरिथमेटिक की कोई भी अलजेब्रिक बुक उठा सकते हैं, बहुत सारी अवेलेबल है, लाइक अरिहंत वगैरह, उनसे हो जाएगा ये। और हिंदी लैंग्वेज के लिए भी एक टेस्ट होता है उसमें, तो उसके लिए भी आप कोई कॉमन सी बुक उठा सकते हो। कुसुमलता श्रीवास्तव मैम की एक बुक है, चंचल जैन आती है, लूसेंट हिंदी की आती है। तो इन सब चीजों से आपको जो सी सेट वाला पार्ट कवर हो जाएगा। पर इसमें से थोड़ा सा कैच जो आते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जैसे डिसीजन मेकिंग वाले रहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल वाले होते हैं। तो वो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे आप, जब आप आंसर देखोगे, तब एक आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो उस हिसाब से आपकी अप्रोच भी जो आंसर रिलेटेड अप्रोच हो जाएगी कि आप सही आंसर ही मार्क करोगे। तो ये पेपर 2 के, दिस वाज ऑल अबाउट द पेपर 2। पेपर 1 में अगर हम बात करते हैं, तो पेपर 1 में मैं मतलब ऐसा आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया जैसे पेपर पहला टॉपिक है, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए आप कोई भी उठाइए, कोई भी उसकी मार्केट में जाइए, कोचिंग्स की वो अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, जो भी आपको लगता है कि जिसकी भी आपको समझ में आता है कि हाँ ये मेरे को ठीक लगता है, तो उसके उठा सकते हो। और इसके साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, आप स्टैंडर्ड बुक्स तो पढ़ ही रहे हो, स्टैंडर्ड बुक्स और नोट्स तो पढ़ ही रहे हो, उसके साथ साथ आप लूसेंट की एक आती है जीके, उससे इस चीज को आप सप्लीमेंट जरूर करिए। क्योंकि अब थोड़ा सा पैटर्न जो हो गया है प्री का जो है एमपीपीएससी का, वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। अगर हम देखते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चंस अभी भी आते हैं, पर वो कम हो गए हैं। पर वो जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है, वो फैक्चुअल क्वेश्चंस के लिए आपको जैसे लूसेंट जैसी जो बुक्स है, इससे आप इजिली कवर कर सकते हो उसको। इसके बाद हम बात करते हैं एमपी का। तो एमपी का हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, कोई भी पार्ट हो, आप उसके लिए परीक्षा दाम ले सकते हैं। परीक्षा दाम मेरे को ठीक लगती है, उसमें वो वाला पार्ट वहां से कवर किया जा सकता है। इसके अलावा पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत को रेफर कर सकते हो। और हिस्ट्री में अगर आप बात करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, तो स्पेक्ट्रम को आप पढ़ सकते हैं। और इसमें मैं आपको ज्यादा बुक लिस्ट नहीं बताऊंगा कि ये बुक करो आप। स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा भी बहुत नोट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, उससे भी इजीली एमपीपीएससी का प्री क्रैक किया जा सकता है। इकोनॉमी की बात करते हैं। देखिए अब क्या होता है कि थोड़ा सा आपको ये काम करना पड़ेगा, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं या फिर जो अभी अभी नए नए आए हैं, आप एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए। जब भी आप कोई पेपर की तैयारी करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि पूछ क्या रहा है, डिमांड क्या है। तो आप आखिरी 5 से 7 साल 8 साल का उसका क्वेश्चन पेपर निकालिए, और आप 2020 से पहले का पेपर देखेंगे प्री के, तो वो आपको पेपर्स अलग लगेंगे। आप 23 24 के बाद के पेपर्स देखेंगे, वो आपको अलग लगेंगे। तो अब जो पैटर्न हो गया है, वो थोड़ा सा प्री का पैटर्न अब ऐसा हो गया कि फैक्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं, पर उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी बहुत आने लगे हैं कि स्टेटमेंट 1 लाइक यूपीएससी, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ये वाली चीजें भी आने लगी हैं। तो और इसके साथ साथ करंट पे भी फोकस बहुत होने लगा है। तो अब देखिए, ये सब चीजें सब पढ़ लेंगे, हिस्ट्री आप पढ़ लेंगे, पॉलिटी आप पढ़ लेंगे, ज्योग्राफी आप पढ़ लेंगे, सब पढ़ लेंगे, ठीक है। पर हमें एक अपना लेवल थोड़ा सा अप करना है। लेवल अप हम ऐसे करेंगे, आप देखो इकोनॉमी वाला पार्ट जो है, आप एक बार रिसेंट के पेपर्स देखिए, उसमें क्वेश्चन वो कहाँ से पूछ रहा है, वो फिगर पे, डेटा पे पूछ रहा है कि इतना बजट किस में एलोकेटेड था। मिनरल सेक्टर से पूछ रहा है कि एमपी की रैंकिंग कितनी रही है। एनर्जी सेक्टर से पूछ रहा है, या फिर बजट इस सेक्टर में कितना एलोकेटेड है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो बजट आता है हमारा एमपी का, इंडिया का, उसको गो थ्रू करिए। आप पूरी तरीके से मत गो थ्रू करिए, आप क्वेश्चन पेपर को देखो कि कहाँ से वो पूछ रहा है। जनरली मिनरल वाला सेक्टर, एनर्जी वाला सेक्टर, स्कीम्स वाले सेक्टर्स, इन पे ज्यादा फोकस कर रहा है। तो ये आपको एक एज देगा बाकी एस्पिरेंट से, तो ये वाला काम आपको करना ही पड़ेगा।
इकोनॉमी के लिए आप बेसिक एक बुक जो होती है वो रमन सिंह है, वो रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी निजी कोचिंग्स जो रहती हैं उनके मार्केट्स में अवेलेबल है, लाइक आकार हो गया, निर्माण हो गया, किसी के भी आप ले सकते हैं नोट्स और आप उसे फिल्टर आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। फिर इसके बाद यूनिट 7 की हम बात करते हैं, साइंस एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। उसके लिए अगेन निर्माण वगैरह मैंने प्रेफर करी थी, मुझे उसमें काफी सारी स्कीम्स वगैरह ये सब इजिली मिल जाती हैं। करंट इवेंट्स के लिए आप काफी सारी मार्केट में आती है, लाइक स्पीडी आती है, तथ्य बाण आती है, एग्जाम पीडिया आता है, तो ये सब बुक लिस्ट, ये सब नोट्स फॉलो कर सकते हैं। एंड अगेन फॉर यूनिट 9 एंड यूनिट 10, यूनिट 9 इज आईसीटी एंड यूनिट 10 इज टाइप्स ऑफ द एमपी। उसके लिए भी आप कोई बेसिक लाइक परीक्षा दाम की भी आती है बुक, वो रेफर कर सकते हो, आकार निर्माण। तो इस तरीके से आप मतलब अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। बट जो मेन फोकस पॉइंट होना चाहिए, मुझे लगता है 2 पॉइंट पे ज्यादा होना चाहिए। एक आपका करंट अफेयर्स वाला पार्ट जो होना चाहिए, उसको जनरली जो होते हैं लोग ऐसा करते हैं कि सारी हमने मेन चीजें पढ़ ली, फिर उसको हम लास्ट के 2-3 दिन में हम उठाते हैं कि जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो वो वाला काम हमको नहीं करना चाहिए, अभी भी काफी टाइम है प्रीलिम्स के लिए, तो आप उसको करते रहिए। क्योंकि अगर उसमें से भी आपके 1 या 2 क्वेश्चन भी आ जाता है तो आपको एक एज देगा वो बाकी एस्पिरेंट से। और स्पेशली इकोनॉमी में जितना भी करंट का पार्ट है वो करिए प्री के लिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्री। अब हम इसके कुछ अलग पार्ट पे बात करते हैं, लाइक फॉरेस्ट सर्विसेज की बात करते हैं। तो फॉरेस्ट सर्विसेज में बेसिकली जो काम होता है वो मैं आपको कुछ मुख्य बिंदु पे बताऊंगा। सो हमारा पहला काम होता है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का काम होता है। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में हम क्या करते हैं, जो भी इलीगल फेलिंग हो रही है या फिर कोई भी क्राइम्स हो रहे हैं उनको इनको प्रिवेंट करना, उनको पकड़ना। वी आर आल्सो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स, तो हमारे जो कुछ एक्ट्स होते हैं अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट्स, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, उनके तहत हम उसमें कार्यवाही करते हैं। तो एक काम पहला जो होता है ये होता है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का एंड लॉ एनफोर्समेंट का। Talking about the second point जो रहता है that is the wildlife conservation and habitat management. So जो भी हमारा वाइल्ड लाइफ है फॉरेस्ट में उनको मैनेज करना, उनको हम मैनेज कैसे करते हैं, उनको मैनेज ऐसे करते हैं कि रेगुलर सेंसस होता है, रेगुलर काउंटिंग होती है। आप सुनते भी होंगे AITE, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन। वैसे भी अभी रिसेंट डेज में वाइल्ड लाइफ पे बहुत ज्यादा फोकस है हमारा इंडियन गवर्नमेंट का, तो वो वाली चीज हो गई। और उनके हैबिटेट को मैनेज करने में हमारा बहुत बड़ा रोल होता है, लाइक हम उसमें मैं बोलूँ तो सॉसर्स होते हैं जो वाटर, एक टैंक्स वाटर रिजर्वॉयर टाइप होता है, वो बनाना, कंस्ट्रक्शन करना। तो इस तरह से हम हैबिटेट मैनेजमेंट करते हैं। तीसरा जो हमारा काम होता है अपार्ट फ्रॉम प्रोटेक्शन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जो तीसरा काम जो होता है वो होता है फॉरेस्ट डेवलपमेंट। फॉरेस्ट डेवलपमेंट से मतलब प्लांटेशन वाली चीज जो होती है, हमें फॉरेस्ट को बढ़ाना भी तो है, हमें प्लांटेशन कवर भी तो बढ़ाना है। जो हम फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं, जो आप पढ़ते हैं 30% एंड ट्री कवर, ये सब बात करते हैं, तो इसके थ्रू हम उसको भी देखते हैं। तो एक बहुत साइंटिफिकली हम मैनेज करते हैं फॉरेस्ट को। इसमें इसके पीछे मतलब पूरा साइंस है। तो ये वाली चीज होती है, फॉरेस्ट डेवलपमेंट वाली चीज हो जाती है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो इसमें और कंस्ट्रक्शन का पार्ट भी होता है। कंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है कोई, अब तो जो बाकी हाई बजट वाली चीजें होती है वो टेंडर से होती है, पर अभी भी जो लो बजट वाली चीजें हैं उसमें हम कंस्ट्रक्शन वगैरह भी करते हैं हमारे विद इन द मतलब हमारे प्रेमाइसेस, उसमें तो वाली चीज भी आ जाती है। सो ये जो होते हैं एक मतलब बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट फॉरेस्ट सर्विसेज। अब हम इसमें थोड़ा सा समझते हैं कि एमपीपीएससी, तो एमपीपीएससी के थ्रू देयर आर 2 पोस्ट। वन इज ACF, ACF इज असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, और उसके एक नीचे आता है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, जिसे रेंजर भी बोलते हैं। तो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और रेंजर दोनों के लिए कॉमन एग्जाम होता है। आप एक ही प्री देते हो, आप एक ही मेंस देते हो, आप एक ही इंटरव्यू देते हो। कुछ पोस्ट आती है ACF की, उसके लिए जो है कट ऑफ ऑब्वियसली हाई जाता है, तो वो वहां से मेरिट से उनको अलॉट हो जाती है। बाकी जो फिर मेरिट के हिसाब से रेंजर्स को अलॉट होता है। तो एमपीपीएससी से आपको अगर फॉरेस्ट सर्विसेज में जाना है तो वो दीज आर द 2 पोस्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट द यूपीएससी, तो यूपीएससी में जब आप देते हो तो वहां पे भी सेम यही पैटर्न है, सेम सीसेट है। दोनों के मार्क्स जो रहते हैं, दोनों पेपर के मार्क्स काउंट होते हैं टू डिसाइड द कट ऑफ फॉर द फॉरेस्ट मेंस।
डिफरेंस ये होता है कि वहां पे यू हैव टू चूज 2 ऑप्शनल, आपको ऑप्शनल लेना पड़ता है, एंड द मेंस जो मेन वाला पार्ट होता है दैट इज द सब्जेक्टिव पार्ट। तो आपको वहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, और वहां से जब आप व्हेन यू आर सिलेक्टेड तो आप डायरेक्टली आप जाते हो एसीएफ के एक जस्ट ऊपर रैंक रहती है, दैट इज डीसीएफ, डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, जिसे हम डीएफओ भी बोलते हैं। जब फील्ड पोस्टिंग होती है डीसीएफ की, इट इज नोन एज डीएफओ। सेम एसीएफ के लिए है, जब एसीएफ इज अ रैंक लाइक डेप्यूटी कलेक्टर इज अ रैंक, और जब आपको व्हेन यू गेट द चार्ज ऑफ द सब डिवीजन यू नोन एज एसडीएम। तो ऐसे ही एसीएफ जो है, जब उसकी फील्ड पोस्टिंग होती है तो उसको हम एसडीओ बोलते हैं, एसडीओ फॉरेस्ट। अगर हम हायरार्की की बात करते हैं तो एक जो हमारे हायरार्की स्टार्ट होती है फॉरेस्ट गार्ड से। तो फॉरेस्ट गार्ड की रिक्रूटमेंट भी होती है, वो एमपीपीएससी के थ्रू नहीं होती है, वो जो हमारा पहले व्यापम हुआ करता था, अब उसका नाम चेंज कर दिया है, उसके थ्रू होती है। तो उसमें बेसिक क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन नहीं चाहिए होता है फॉरेस्ट गार्ड में। तो फॉरेस्ट गार्ड से आप एंटर कर सकते हो फॉरेस्ट सर्विसेज में। देन यू मूव टू फ्रॉम फॉरेस्ट गार्ड, आप मूव करते हो, इट इज 1 स्टार। 1 स्टार पोस्ट इज आपकी, अब हम बोल सकते हैं इसको वनपाल बोलते हैं, वनपाल की पोस्ट होती है। फिर इसके ऊपर जब आप मूव करते हो देन यू आर डेप्यूटी रेंजर, दैट इज अ 2 स्टार पोस्ट। तो उसमें डेप्यूटी रेंजर में आप प्रमोट होके जाते हो। वनपाल में भी फॉरेस्टर बोल देते हैं वनपाल को बेसिकली, तो जो फॉरेस्टर है उसमें भी आप प्रमोशन के थ्रू जाते हो एमपी में। डेप्यूटी रेंजर में भी आप प्रमोशन के होके जाते हो। देन डेप्यूटी रेंजर के ऊपर होता है रेंजर। रेंजर से आप क्लास 2 गेजेटेड ऑफिसर पोस्ट में चले जाते हो, तो उसमें भी एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है रेंजर में। एंड देन एसीएफ, एसीएफ के ऊपर जब आप मूव करते हो देन योर डीसीएफ, आल्सो नोन एज डीएफओ। फिर उसके ऊपर आप जब जाते हो तो वी हैव कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, सीएफ। कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के ऊपर हमारा होता है सीसीएफ, और सीसीएफ के ऊपर जब हम जाते हैं दैट इज एपीसीसीएफ। सो एपी CCF is Chief Conservator of Forest and APCCF is Additional Principal Chief Conservator of Forest। और APCCF के CCF जो होता है इट्स लाइक आप पुलिस की हायरार्की में समझे तो कमिश्नर लेवल के जो होते हैं। फिर उसके ऊपर APCCF के ऊपर आप जब जाते हैं तो PCCF होते हैं, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ द फॉरेस्ट। तो PCCF जो होते हैं वो कई सारे विंग्स के PCCF होते हैं, लाइक लैंड मैनेजमेंट PCCF, IT, PCCF, वाइल्ड लाइफ, इन सब के होते हैं। और उनमें भी जो सीनियर मोस्ट होता है वो ही इज PCCF हॉफ। हॉफ इज हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्सेस, तो वो पूरे स्टेट के फॉरेस्ट सर्विसेज, फॉरेस्ट फोर्सेस का ही इज द हेड, PCCF हॉफ। So this was all about the hierarchy in the forest department। इसके अलावा आप हम मेंस की भी बात कर लेते हैं। तो और फॉरेस्ट सर्विसेज का मैं थोड़ा और बता देता हूँ आपको कि जो हमारी रेंजर की है चाहे एसीएफ की है, उनकी जो ट्रेनिंग होती है इट्स अ यूनिक स्टेट सर्विस, जहाँ पे आपको आउट ऑफ एमपी भेजा जाता है। और यस, द ट्रेनिंग पार्ट इज a long one, but the enriching one and a mesmerizing one, I will say। तो इसमें हमारी जो रेंजर की हुई थी वो 1.5 साल की होती है, और एसीएफ की ट्रेनिंग होती है वो 2 साल की ट्रेनिंग होती है। तो रेंजर्स के कॉलेज हैं अलग अलग, ऐसे ही एसीएफ की ट्रेनिंग के 3 कॉलेजेस हैं। रेंजर की मैं बात करता हूँ तो कुछ अराउंड 14-15 कॉलेजेस हैं थ्रू आउट इंडिया। जैसे मेरी पार्टिकुलरली ट्रेनिंग हुई थी तो आई वेंट टू हल्द्वानी, उत्तराखंड, उत्तराखंड फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग एकेडमी, UFT हल्द्वानी, मेरी वहाँ पे 1.5 साल ट्रेनिंग हुई। इसके अलावा हम देखते हैं महाराष्ट्र में 2 कॉलेजेस हैं, कोयम्बटूर में है, हैदराबाद में है, गुजरात में है। तो डिपेंड्स कि आपको कौन से कॉलेज में भेजा जाता है। तो 1.5 साल की जो आपकी ट्रेनिंग होती है, तो मैंने आपको जैसे बताया इट्स आप कह सकते हो एक बहुत मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस है। एक मतलब आप उस टाइम को भूल नहीं पाओगे। वो जो 1.5 साल वाला टाइम होता है उसमें यू गेट टू सी द इंडिया थ्रू डिफरेंट लेंसेस। अलग अलग पार्ट्स में आपको भेजा जाता है, आपके अलग अलग टूर्स होते हैं। यू हैव नॉर्थ इंडिया टूर, यू हैव साउथ इंडिया टूर, यू हैव वेस्ट इंडिया टूर, ईस्ट इंडिया टूर, सेंट्रल इंडिया टूर्स, हिल टूर्स। तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग टूर्स होते हैं जिनमें 1.5 साल में 150 या 155 डेज का मैंडेट है, जहाँ पे आपको भेजा जाता है टूर्स के लिए। आप वहां जाते हो, यू सी डिफरेंट
बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट फ्लोरा एंड फौना, आप अलग अलग स्टेट की फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को देखते हो, आप जो भी इनोवेशन हो रहा है, वो इनोवेटिव टेक्निक्स है उनको समझते हो, उनको आत्मसात करते हो। और इस तरीके से जो है 1.5 साल की पूरा जो है ये प्रोग्राम होता है। उसके बाद आपको यू आर बैक टू पीपी होती है, पासिंग आउट परेड, यू आर बैक टू योर स्टेट, जैसे हम आए हैं अभी। और 1.5 साल के बाद इसमें जो 6 मंथ्स वाला पार्ट होता है, डेट इज आप कह सकते हो ओजेटी वाला चार्ज होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। उसमें आपको अलग अलग यू आर अगेन सेंड टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, लाइक यू आर सेंड टू पुलिस डिपार्टमेंट, जनपद पंचायत वाले में जाते हो, आप कोर्ट्स में जाते हो, आपको यू हैव टू सी द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कैसे वर्क करता है। और स्टेट की एक ट्रेनिंग, फाउंडेशन ट्रेनिंग होती है, दैट इज करंटली आई एम अंडरगोइंग आरसीवीपी नरोना में, तो वहां पे भी आपको जाना पड़ता है। 6 मंथ्स के बाद आपको यू गेट द चार्ज ऑफ डेप्यूटी रेंजर। आपको एक फॉरेस्ट गार्ड को हम बीट गार्ड भी बोल देते हैं। बीट हमारी जो है सबसे बेसिक यूनिट होती है, तो उसमें आपको 1 महीने का बीट गार्ड में भी देखना पड़ता है। एंड 5 मंथ्स का आपको एक डेप्यूटी रेंजर का चार्ज मिलता है, क्योंकि आप जिनको सुपरवाइज करने वाले हो, आपको ये तो पता होना चाहिए कि वो क्या करते हैं, तो ये दिया जाता है। इसके बाद 6 मंथ जब हो जाता है, देन यू गेट द इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द रेंजर। तो ये इस तरीके से मतलब यहाँ पे रेंजर की ट्रेनिंग और ये जॉब में जाने की प्रोसेस थी। अब एसीएफ की भी मैं बात करता हूँ, एसीएफ की भी सिमिलर है, उनकी 2 साल वाला पार्ट है, उनको भी सेम वही ट्रेनिंग, सेम टूल्स, पैकेजेस वगैरह सब होता है, उनका पूरा वाला पार्ट होता है। उसके बाद वो लोग भी जब आते हैं, उनको भी रेंजर का चार्ज मिलता है, देन दे गेट द चार्ज ऑफ एसीएफ, देन एसटीओ। इस तरीके से होता है। अब हम इसमें आरएफओस, मतलब जो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर्स होता है, तो उसमें हम सर्विस की बात करते हैं। तो आई वुड से सर्विस इज चैलेंजिंग। सारी सर्विसेज चैलेंजिंग होती हैं, बट चैलेंजिंग के साथ साथ आई वुड से इट्स रिवॉर्डिंग वन, इट्स अ सेटिस्फाइंग वन, क्योंकि आप नेचर सॉरी आप आप नेचर के साथ जुड़ जाते हो। नेचर के साथ आज आप जुड़ते हो, और जब आप उसके लिए कुछ काम करते हो, उसके वाइल्ड लाइफ के लिए काम करते हो, तो एट द एंड ऑफ द डे यू फील रिवॉर्डेड। मतलब आपको किसी एप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है, आप खुद में ही आपको ऐसा लगता है कि आप यू आर कंट्रीब्यूटिंग, दो इन अ स्मॉल वे, बट यू आर कंट्रीब्यूटिंग। तो ऐसा होता है। और फॉरेस्ट सर्विसेज में एवरी डे इज लाइक, मतलब आप कह सकते हो कि एज अ पिकनिक, ऐसा कह सकते हो, क्योंकि आप जाते हो, आप अलग अलग जगह पेट्रोलिंग करते हो, आप अलग अलग जगह, इतनी बड़ी रेंज होती है, इतना बड़ा डिवीजन होता है, आप जाते हो, आप देखते हो, अनएक्सप्लोर्ड जगह है जहाँ पे कोई नहीं जाता, आप उसको देखते हो, वहां पे उसको मैनेज करते हो, तो आपको लगता है कि मतलब इफ यू लव एडवेंचर्स, आपको एडवेंचर्स पसंद है, आपको ये सब चीजें पसंद है, देन यू मस्ट यू शुड बी इन द फॉरेस्ट सर्विसेज। तो ये वाला पार्ट होता है। इसके अलावा मैं, और अगर आपको और ज्यादा डिटेल में बताऊं फॉरेस्ट सर्विसेज में, तो इसमें आप जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में देखते हो, अलग अलग विंग्स होते हैं आपके, कोई क्राइम ब्रांच वाला होता है, कोई थाने वाला होता है, कोई साइबर सेल वाला पार्ट होता है। तो इसी तरह फॉरेस्ट सर्विसेज में भी हमारे अलग अलग विंग्स होते हैं। लाइक टेरिटोरियल विंग होता है, टेरिटोरियल विंग में आप मतलब यू आर पोस्टेड इन द फील्ड, तो वो टेरिटोरियल पार्ट होता है। इसके अलावा इसमें एक वाइल्ड लाइफ पार्ट होता है। तो सपोज यू आर पोस्टेड टू नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वो वाइल्ड लाइफ वाला पार्ट होता है। तो जिसको वाइल्ड लाइफ से बहुत प्यार है, वाइल्ड लाइफ में कुछ इनोवेशन लाना है, इनोवेटिव टेक्निक्स वगैरह लानी है, तो उसमें वो देन ही कैन चूज द वाइल्ड लाइफ पार्ट। इसके अलावा हमारा एक डिपो वाला पार्ट भी होता है, जो प्रोडक्शन बोलते हैं, जिसमें जो भी टिम्बर आ रहा है, लकड़ियां आ रही हैं, तो वो कट के आ रही हैं, वो स्टोर होती है, फिर वहां से ऑप्शन होता है। तो एक वॉली विंग होती है, एक सोशल फॉरेस्ट्री वाली विंग होती है। सोशल फॉरेस्ट्री विंग जो होती है, हमारी नर्सरी वाली विंग होती है। तो इसमें जैसे टेरिटोरियल वाइल्ड लाइफ वाला पार्ट है, इट्स अ बिट हेक्टिक वन, आपको उसमें करना पड़ेगा। और अब सपोज आप यू वांट टू प्रिपेयर दूसरी सर्विसेज के लिए, तो उसमें आप ये वाले पार्ट में आप अपना मतलब पोस्टिंग करा सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट द फॉरेस्ट सर्विसेज एंड डिफरेंट विंग्स ऑफ द फॉरेस्ट सर्विसेज। अब हम लेट्स मूव टू द मेंस पे करते हैं, मेंस कुछ बात करते हैं।
मेंस की जब हम बात करते हैं तो मेंस इसका भी जब से 2020 से आफ्टर 2020 ये ऑब्जेक्टिव हो गया है लाइक प्री। और इसमें सबसे थोड़ा जो मुझे अच्छी बात ये लगती है कि आप यू परफॉर्म इन द मेंस, ऑब्जेक्टिविटी है, आप अच्छे से परफॉर्म करिए। इंटरव्यू मार्क्स इसमें कम है, 50 मार्क्स का है। तो अगर सपोज आपको अनफॉर्चुनेटली यू डोंट गेट गुड मार्क्स इन द इंटरव्यू, बट स्टिल अगर आपके मार्क्स मेंस में बहुत अच्छे हैं तो अल्टीमेटली यू आर सेलेक्टेड। तो इसका हम बात बात करते हैं मेंस का, तो इट इज ऑल्सो बाइफरकेटेड इनटू टू पार्ट्स। पहला पार्ट जो होता है वो सामान्य अध्ययन, जनरल नॉलेज का पार्ट होता है। जनरल नॉलेज के पार्ट का जो वेटेज होता है इट्स 50 क्वेश्चंस, उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। और 50 क्वेश्चंस फॉर 1 मार्क यू गेट 3 मार्क्स, और फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यू गेट मतलब -1 पेनल्टी होती है। तो ये इसका डायनेमिक्स है मार्क्स का। तो जो 50 मार्क्स का जो पहला पेपर होता है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो 50 इंटू 3, तो 50 इंटू 3 इज लाइक 150। तो 150 मार्क्स का पहला पेपर 1 होता है। तो इसमें जो आता है पूरा जनरल नॉलेज वाला पार्ट होता है, आपको कुछ अलग से प्रिपेयर नहीं करना है। बस उसमें जो जो थोड़ा सा आप एक बार सिलेबस से अगर गो थ्रू करेंगे तो उसमें कुछ कुछ एक्सप्लिसिटली मेंशन है, वो वाला पार्ट कवर कर सकते हो। देन अगेन इसमें पूरा का पूरा पार्ट जो पेपर 1 में है, इट्स ऑल अबाउट द हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और वो सारा पार्ट एमपी का है। ट्राइब्स ऑफ द एमपी आईसीटी वाला पार्ट है, और एक करंट वाला पार्ट भी है। तो वो बेसिकली आप कह सकते हो जो आपने प्री के लिए प्रिपेयर करा है, मेंस पे थोड़ा सा बस आपको इन डेप्थ थोड़ा सा जाना पड़ता है। तो वो वाली चीजें हैं। फिर इसके लिए जो इम्पोर्टेंट पेपर है एक आई वुड से पेपर 2, क्योंकि पेपर 2 का वेटेज ज्यादा है। और पेपर 2 में जो चीज आती है वो आप मतलब फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए ही है वो चीज। पेपर 2 में आता है फॉरेस्ट्री एंड जनरल साइंस। अब इसमें हम समझते हैं, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 100 क्वेश्चंस होते हैं। अगेन 100 इंटू 3 300 मार्क्स, तो 300 मार्क्स का पेपर 2 हो जाता है, तो उसका काफी ज्यादा वेटेज है। तो 300 मार्क्स का पेपर 2 होता है, एंड पेपर 1 इज ऑफ 150 मार्क्स, तो ये 450 मार्क्स का हो जाता है, 450 मार्क्स का आपको टोटल पेपर हो जाता है। तो फॉरेस्ट्री कहाँ से कवर करें आप? फॉरेस्ट्री का बहुत ज्यादा वेटेज है। तो फॉरेस्ट्री के लिए जो मैंने किया था मुझे लगता भी है बहुत सफिशिएंट है, वो एक हॉर्नबिल करके एक कोचिंग है हॉर्नबिल, उसमें आप उसका उसके नोट्स भी इजीली अवेलेबल हैं, और उसके साथ साथ आप उसके ऑनलाइन लेक्चर्स भी ले सकते हैं। कुछ फ्री लेक्चर्स भी पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप वो भी उससे भी प्रिपेयर कर सकते हो, उनका कुछ पेड वो भी है, तो उससे कर सकते हो। तो हॉर्नबिल आपको सफिशिएंट होगा। आपको प्रिपरेशन फेज में काफी लोग इसमें बोलेंगे कि आप कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी हैं, लाइक मणिकंदन जैसी बुक्स भी हैं, पर कोई भी एक बुक जो है वो सफिशिएंट नहीं है। अगर आपको एक कहीं से एक प्रिपेयर्ड बना हुआ मटेरियल मिल रहा है, तो मेरे को ऐसा लगता है आपको वहां जाना चाहिए। तो उसके लिए हॉर्नबिल के आप नोट्स पढ़ लीजिए, डेट इज सफिशिएंट। और इसके अलावा जनरल साइंस की हम जब बात करते हैं, तो जनरल साइंस में जो पार्ट है हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाला पार्ट है, तो वो बेसिक जो हमने स्कूल लेवल पे जो पढ़ा था वही वाला आता है। तो इसके लिए आई वुड सजेस्ट सबसे अच्छा है एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी को लीजिए, एनसीईआरटी को गो थ्रू करिए, और एनसीईआरटी से आपका ये वाला पार्ट पूरा कवर हो जाएगा, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस वाला पार्ट। और इसमें मैथ्स वाला और मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट भी आता है, तो उसके लिए भी आपको स्टैंडर्ड बुक्स उठा सकते हैं, ये वाली चीज हो जाती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्री मेंस। अब प्री में एक बात ये भी आती है कि फर्स्ट टाइम अब ऐसा हो रहा है कि नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस्ड हो गई है, तो उसको कैसे हैंडल करें हम, और क्या सेफ स्कोर होना चाहिए। तो वो अब ऐसा कर दिया उन्होंने सबके लिए एक मतलब ऐसा लेवल प्लेइंग फील्ड, आप पुराने हो आप नए हो, मतलब सबके लिए एक जैसा हो गया है। तो आप इसमें मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसा करो, कोई कोचिंग के पेपर वगैरह लगाओ, आप उसमें एनरोल करो अपने आप को, जिसका पूल खूब बड़ा हो, 100 200 500 1000 लोगों का पूल हो। आप उसमें पेपर दो, आप एनालाइज करो कि एवरेज मार्क्स क्या आ रहे हैं बच्चों के, सभी आपके पीयर्स के जो भी हैं उनके क्या मार्क्स आ रहे हैं, और सेफ स्कोर क्या होगा वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। आप किसी की भी बात मत सुनो कि यार 95 अटेम्प्ट करना है, 100 में से 90 अटेम्प्ट करना है या कम अटेम्प्ट करना है। खुद उस चीज को एनालाइज करो। सीजीपीएससी के आप पेपर्स कर सकते हो, सीजीपीएससी में पहले से ही नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस्ड है। सीजीपीएससी का आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करो,
फिर आप उसको एनालाइज करो उसमें कि किस तरीके से मतलब कट ऑफ जा रहा है, तो वो आपको एक हेल्प करेगा। सो आई थिंक मैंने जो बेसिक वाला पार्ट है आई हैव कवर्ड। इफ कोई क्वेश्चंस हैं सो मतलब यू आर मोस्ट वेलकम। कोई भी दिशा लर्निंग सेंटर कोई भी बच्चा प्रश्न पूछना चाहता है, अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। एक मिनट राहुल, अक्षय आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार जो फॉरेस्ट सर्विसेज में हायरार्की है एंड अलग अलग लेवल पे जो जॉब रोल्स है उनके बारे में भी बताएं हमारे स्टूडेंट्स को। हायरार्की मैम आई ऑलरेडी कवर्ड, मतलब फॉरेस्ट गार्ड से जो पीसीसीएफ वाला है मतलब मैंने बता दिया है। मैं फिर से उस चीज को मतलब बता दूं क्या? ओके, इफ यू हैव कवर्ड देन इट्स ऑलराइट। अगर किसी को डाउट है इसमें कि मतलब कोई पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्या रोल रहता है या फिर क्या ट्रेनिंग पार्ट रहता है, आई मीन आई हैव कवर्ड एक्सटेंसिवली। हर्षदा, आपको प्रश्न है क्या कोई? सर मैं ये पूछना नमस्ते सर। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जो आपने ये रेंजर, टीसीएफ और सीसीएफ और ये आपने जो पद के बारे में जो हमें बताया है, तो इसमें ये डिपार्टमेंटली होते हैं या फिर सर इसके लिए इनमें से भी किसी के लिए अलग से पद आते हैं, मतलब तो वो कब आते हैं, ऐसा थोड़ा उसको क्लियर कर दीजिए। हाँ, मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। अगर आप यूपीएससी देते हो तो आप यूपीएससी से यू गेट सिलेक्टेड, आप ऑल इंडिया सर्विसेज में जाते हो। ऑल इंडिया सर्विसेज में आपकी जो एंट्री पॉइंट होती है वो डीसीएफ होती है, डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। डीसीएफ के बारे में हम जनरली सुनते नहीं है, हम जनरली डीएफओ ज्यादा बहुत ज्यादा प्रचलित है वो डीएफओ वाली चीज। तो डीएफओ डीसीएफ ही होता है। तो डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट इज अ रैंक। आप जब आपको एक रैंक दे दी जाती है, लाइक आई हैव ऑलरेडी क्लियर कि जैसे डेप्यूटी कलेक्टर है, तो डेप्यूटी कलेक्टर एक रैंक होती है। आपको जब चार्ज दे देता है आपका कलेक्टर, देन आप हो जाते हो आप पुलिस सर्विसेज में समझिए ना इसको, पुलिस सर्विसेज में आप यू आर सिलेक्टेड टू डीएसपी पोस्ट, तो डीएसपी एक रैंक है। और फिर आपको फिर अलग एसडीओपी का चार्ज दे दिया जाता है, आपको सीएसपी का चार्ज दे दिया जाता है। तो ये वाला पार्ट है डीसीएफ और डीएफओ। तो ये ऑल इंडिया एंट्री पॉइंट है। अगर हम स्टेट सर्विसेज की बात करते हैं तो स्टेट सर्विसेज में हम फॉरेस्ट गार्ड से एंट्री पॉइंट है हमारे पास। फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर लेता है वो हमारा सबऑर्डिनेट जो बोर्ड है नीचे वो लेता है, तो आप फॉरेस्ट गार्ड से एंट्री करते हैं। फॉरेस्ट गार्ड से जब आप एंट्री करेंगे तो आपका प्रमोशन जो होगा वो फॉरेस्टर पे होगा। फॉरेस्टर जो होता है वो 1 स्टार होता है। फॉरेस्टर से आप फिर प्रमोट होके जाते हो डेप्यूटी रेंजर में। डेप्यूटी रेंजर इज अ 2 स्टार पोस्ट। और ये जो पोस्ट थी दो, फॉरेस्टर की और डेप्यूटी रेंजर की, ये दोनों की दोनों ही प्रमोशन वाली पोस्ट है। तो कोई अदर स्टेट्स होंगे वहां पे डायरेक्टली भी जा सकते होंगे, बट लेट्स टॉक अबाउट द एमपी। तो ये वाली हो गई। फिर मैंने आपको बताया एमपीपीएससी की बात करते हैं, तो एमपीपीएससी से आप 2 पोस्ट पे जाते हो। दोनों ही दोनों गेजेटेड क्लास 2 पोस्ट होती हैं। ओनली डिफरेंसेस उनका ग्रेड पे का डिफरेंस है। आप रेंजर में जाते हो, फिर रेंजर से आप एसीएफ में जाते हो। तो ये वाला 2 पार्ट हो गया। अब रेंजर से आप जब होते हो तो उसमें आपका प्रमोशन होता है एसीएफ में, और एसीएफ में आप जब जाते हो तो एसीएफ से आप जाते हो ऑल इंडिया सर्विसेज में। अच्छा, ये जो स्टेट सर्विसेज, स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज वाली जो एसीएफ वाली पोस्ट है, इसमें एक अच्छी बात ये होती है कि आप योर डायरेक्टली मतलब पोस्टेड टू मतलब यू एंटर्ड इनटू द ऑल इंडिया सर्विसेज। आपकी कोई बीच में इंटरमीडिएट पोस्ट नहीं है इसमें। जैसे आप पुलिस में देखते हो, रेवेन्यू में देखते हो, तो बहुत सारी इंटरमीडिएट पोस्ट है। तो इसमें एक प्लस पॉइंट यहाँ ये होता है कि आप 10-12 साल का कुछ अभी प्रमोशन चैनल है, तो उसमें आप ऑल इंडिया सर्विसेज में चले जाते हो। जब आप डीएफओ या डीसीएफ लेवल पे पहुंच गए तो उसके बाद जो भी पोस्ट आई उनके लिए कोई डायरेक्ट एग्जाम नहीं होता है, वो सबकी सब प्रमोशन वाली पोस्ट होती है। आप डीएफओ बन जाते हो, डीसीएफ बन जाते हो, उसके बाद आप कुछ समय बाद गेस 12-13-14 साल बाद आप सीएफ बन जाते हैं। सीएफ के बाद आप सीसीएफ पे मूव होते हैं। सीसीएफ इज लाइक और मतलब पुलिस कमिश्नर बोल सकते हैं, डिविजनल कमिश्नर की तरह कमिश्नर वाली पोस्ट होती है। सीसीएफ के ऊपर आप एपीसीसीएफ पे जाते हैं, एपीसीसीएफ के ऊपर आप पीसीसीएफ पे जाते हैं। और पीसीसीएफ में भी एक जो उनमें से सबसे सीनियर मोस्ट होता है, who heads the forest forces, forest services of any state, he is known as HOF, head of forest force.
सो ये हायरार्की थी। इसमें आप बताइए, अगर कोई डाउट अभी भी आ रहा है तो मेरे को बताइए, मैं क्लियर करता हूँ। जी सर, थैंक यू सर। वो क्या है सर, पहली बार मतलब ये इन पद के बारे में सुना ना, तो एक बार और आपने बता दिया तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। जी थैंक यू। नहीं, अभी भी कुछ और डाउट आ रहा है तो उसमें आप बता दीजिए, मैं क्लियर कर देता हूँ। कोई रोल है या फिर कैसे हायरार्की, डाउट नहीं लेके सर, मत क्लियर हो गया सर। सर एसीएफ से डीसीएफ में प्रमोशन लगभग कितनी अवधि लग जाती है सर, डीसीएफ बनने में सर, प्रमोशन के माध्यम से? हाँ, तो जो एसीएफ से जो डीसीएफ का है वो प्रमोशन चैनल थोड़ा स्मूथ है। वो मेरे ख्याल से ऑन एन एवरेज हम बात करते हैं तो 11 से 12 साल में आप मतलब डिपेंड्स ऑन द बैच का साइज क्या है और कितनी आगे वैकेंसी है। तो आप 8-9 साल में भी हो सकते हैं, आप 10 साल में भी हो सकते हैं, आप 12 साल में भी हो सकते हो। तो इतने में आप ऑल इंडिया सर्विसेज में, मतलब भारतीय वन सेवा में आप एंटर कर जाते हैं। और रेंजर्स से एसीएफ की जब हम बात करते हैं तो एट प्रेजेंट मैं बात करूं तो शायद 13 साल, 14 साल, 15 साल, इतना आगे का सिनेरियो आई डोंट नो, पर अभी का सिनेरियो तो यही है। सर ये एमपीपीएससी की वैकेंसी कब आती है सर इसमें? ये आपकी जो राज्य सेवा का जो आता है, सिविल सर्विसेज का हम जो बात करते हैं, उसी के साथ राज्य वन सेवा की भी आती है वैकेंसी। जैसे अभी रिसेंटली अभी हुआ है, मतलब लास्ट डेडलाइन जो थी अभी, तो उसी में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि वेदर यू वांट टू गो फॉर सिविल सर्विसेज और बोथ, मतलब आप मतलब राज्य सेवा के लिए भी जाना चाहते हैं और राज्य वन सेवा के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको बस उसमें एक बोथ वाला ऑप्शन होता है, वो मार्क करना होता है, एंड देन यू आर एलिजिबल फॉर द फॉरेस्ट सर्विसेज। बट इसमें फॉरेस्ट सर्विसेज में कुछ एजुकेशनल एलिजिबिलिटी होती है, अर्हता होती है कुछ, जैसे साइंस बैकग्राउंड वाला है वही जा सकता है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाला है वही अप्लाई कर सकता है, एग्रीकल्चर वाला है वही अप्लाई कर सकता है। इसमें जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले होते हैं दे आर नॉट एलिजिबल फॉर फॉरेस्ट सर्विसेज। लाइक बीए, बीकॉम की बात करें तो वो नहीं है, मतलब एलिजिबिलिटी वाले अम्ब्रेला में नहीं आते हैं। जी जी सर। दिशा लर्निंग सेंटर दे रही है सर। जी जी जी, बोलिए सर एक स्टूडेंट का हमारे का सर डाउट है सर। सर मॉर्निंग सर। तो मेरा डाउट है थोड़ा पेपर रिगार्डिंग है। सर हम जैसे किसी भी एमपीपीएससी यूपीएससी तैयारी करते हैं तो हमारे पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी और वर्ल्ड वाइड, ग्लोबल, इंटरनेशनल रिलेशन काफी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो बहुत वास्ट हो जाता है। एट द एंड हमको रिवीजन करके सबको जाना है, तो सर रिवीजन एक बहुत टफ प्रोसेस हो जाता है हमारे लिए, सबको एक साथ गैदर्ड अप करना, उसको अप्लाई करना, ताकि हम इफेक्टेड ओरिएंटेड मतलब रिजल्ट दे पाए। तो सर हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए रिवीजन करने के लिए? या तो वो कुछ ट्रेंड रिलेटेड होनी चाहिए, 4-5 साल से यूपीएससी या एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है उस हिसाब से रिवीजन करें, या फिर जो वर्ल्ड वाइड चल रहा है उस हिसाब से रिवीजन करें, या फिर एक सब्जेक्ट को उठाए वो पूरा रिवीजन करें? तो उसको कैसे मार्जिनलाइज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं बेस्ट वे में? सर ये डाउट है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो इसमें क्या बोलते हैं कि जैसे सपोज प्री की बात करते हैं, हम प्री की बात करते हैं, तो आप जैसे फर्स्ट टाइमर के लिए मैं बात करता हूँ, जो फर्स्ट टाइमर है जैसे, तो फर्स्ट टाइमर आपको क्या करना है, जो पहली बार दे रहा है, आप सिलेबस उठाओ। जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, सबसे पहले तो जो सिलेबस है ना, वो दैट शुड बी, हम बोलते हैं ना, दैट शुड रन इनटू योर वेन्स, आपकी नसों में चलना चाहिए। वो आपको बाय हार्ट पता होना चाहिए कि ये वर्ड लिखा है वहां, ये वर्ड लिखा है, क्योंकि जो आपके सामने है उससे तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो आप उसको लो, सामने जाओ, जो भी आपकी स्टडी टेबल है उस पे पेस्ट कर लो, सामने दीवार है उस पे वॉल पे पेस्ट कर लो। वो आपको बाय हार्ट एकदम पता होना चाहिए कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ये वाला पार्ट है, ये वाली चीज है। तो आप उसको पहले गो थ्रू करो। क्या होता है ना, जब आपको सिलेबस पता होता है, आपको ये पता है कि ये मेरे सिलेबस में है, तो आपको ये चीज पता होती है। आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो ना, करंट अफेयर्स की चीज पढ़ रहे हो आप, तो आपको ये चीज पता होता है कि हाँ यार, ये वाला पार्ट तो हमारे सिलेबस में है, मैं इसको इससे लिंक कर सकता हूँ। तो वो चीज आपकी मेंस के लिए भी प्रिपेयर करता है आपको, वो चीज है ना। और मतलब दोनों में, आप चाहे सिविल सर्विसेज की कर रहे हो, चाहे आप स्टेट सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज की कर रहे हो, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनती है कि हाँ यार, ये वाला करंट वाला पार्ट मुझे रख लेना चाहिए। तो ये होता है। अब जब आपने सिलेबस पढ़ लिया, मान लीजिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया की,
तब आप उठाइए कोई भी, जो भी आप कोई भी प्राइवेट कोचिंग, कोई भी बुक्स, आप उसका पार्ट उठाइए, मतलब आप देखिए, आप उसको गो थ्रू करिए। तो ये वाली अंडरस्टैंडिंग जो है वो पर्सन टू पर्सन होती है, आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी। मैं या फिर कोई और आपको नहीं बता सकता, ठीक है ना। मैं आपको बोल दूं कि 4 बुक है, 4 स्टैंडर्ड बुक चल रही है, उससे पढ़ लो, नहीं। प्रैक्टिकल वाली अप्रोच पे भी मैं आपको बताऊंगा, जो मेरे लिए वर्क करिए मैं वही बताता हूँ। तो आप उसको पढ़िए, वहां से आप एक नोट्स, मतलब आपके पास एक बुक है, उसको पढ़िए। अगर आपको लगता है कि ये सफिशिएंट नहीं है तो आप दूसरे नोट्स लाइए, आप तीसरे नोट्स लाइए। पर ये वाला पार्ट आपको बहुत जल्दी कवर करना है। आप ऐसे नहीं पेपर में 1 महीने बचा है, 1.5 महीने बचा है तो आप उसको वो कर रहे हो, आप उसको करो। आप एक फिर उसमें से एक अपने प्रॉपर नोट्स बनाओ, आपके एक बेस नोट्स होने चाहिए। वो बेस नोट्स आपने बना लिए कि सिलेबस से हमारा था। अब बेस नोट्स में आप एड ऑन करते चलो, एड ऑन करते चलो। अब जैसे मेरे हैं, मेरे पास एक नोट्स है, वो कितने साल पुराने हो गए हैं, ठीक है। उसमें ऐड ऑन करके, उसमें ऐड ऑन करके, उसमें ऐड ऑन करके क्या होता है ना, जब आप एग्जाम में क्या होता है, जब आप एक एक बुक है, आपने अगर उसको 20 बार पढ़ी होती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे ट्राइब्स है। ट्राइब्स में कितना सारा डेटा होता है ना। अलग अलग उपजातियां ही होती हैं, अलग अलग उनके फेस्टिवल्स होते हैं। तो मैंने जब वो कुछ 10 पन्नों से वो चीज पढ़ी है, तो मुझे एग्जाम में ये रिकॉल हो जाता है, आपके साथ भी होता होगा कि यार उस पेज पे ये वाली ट्राइब थी, है ना, वहां पे ये वाला वर्ड लिखा होगा, है ना। तो ऐसे रिकॉल होता है। प्री में ये बहुत बेनिफिशियल होता है ये वाली चीज। तो आप एक बेस नोट बनाओ, उस बेस नोट में आपको जो भी एडिशनल नोट्स, देखो रिवाइज होते रहते हैं, रिवाइज होते रहते हैं। मेरे जो नोट्स हैं वो 5-7 साल पुराने वाले, मतलब वो उसमें काफी सारा मैटर जो हो चुका है वो आउटडेटेड हो चुका है, पुराने हो चुके हैं। पर आप उसमें एड ऑन करते चलिए, एड ऑन करते चलिए, एड ऑन करते चलिए। और एक ही नोट्स को बार बार देखते रहिए। जब आप नया, जैसे अब नई बुक है, मैं कोई नई बुक देखता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये डेटा ये वाला है 1 2 3 मैं देखता हूँ, तो 10 पॉइंट में से मेरे को ऐसा रहता है कि मैं 7-8 पॉइंट ही याद रख पा रहा हूँ। तो आप एक नोट्स रखिए अपने, उसमें ऐड ऑन करिए और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करिए। और सबसे अच्छा पार्ट ये होता है खुद का, हम क्या करते हैं, हम बस पढ़ते ही रहते हैं। जैसे मैं खुद बताता हूँ, मैं क्या करता था, मैं बस रिवीजन 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 करता था। मैं सोचता था पेपर तो हो जाएगा, पेपर तो हो जाएगा, है ना। मैं अपने खुद का एग्जांपल लेता हूँ। बट जब मैंने खुद मॉक टेस्ट दिया तो मुझे रियलाइज हुआ, हाँ यार ये वाले पार्ट में मैं लैग कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट मेरे से नहीं बन रहा है। और आप जब मॉक टेस्ट देते हो तो आपको कोई ज्योग्राफी है, उसके कोई नए क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको लिखो अपने बेस नोट्स में कि यार ये वाले क्वेश्चन नए नोट्स आए मेरे पास, ये वाली चीज लिखो। तो आप रेगुलरली पेपर देना मत छोड़ो। भले ही आपकी प्रिपरेशन देखो कभी फुल नहीं होती है ना। प्रिपरेशन के लिए टाइम कभी सफिशिएंट नहीं होता है, प्रिपरेशन आपकी कभी भी 100% नहीं होती है। तो सबसे अच्छा पार्ट, सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी क्या होती है आपको उसको टेस्ट करने के लिए कि वेदर आई एम ऑन द राइट पाथ, आप पेपर दीजिए रेगुलरली। चाहे आपकी प्रिपरेशन हुई हो, चाहे आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई हो, देन यू विल रियलाइज कि मुझे क्या रिवाइज करने की जरूरत है और मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ। अब आई होप आई विल एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। जी सर। सर ये 2026 में ये 26 अप्रैल को जो प्री परीक्षा होने जा रही है राज्य वन सेवा, इसमें सर पदों की संख्या बहुत ही कम है सर, 36 पद है। और उसमें भी सर एसटी, ये ओबीसी के 2 पद हैं, दिव्यांग के 2 है, सहायक वन रक्षक के। इसके अलावा सर जो वन क्षेत्रपाल के 30 पद ही हैं, उनमें भी सर 10 पद एसटी के बैकलॉग है। बाकी ओबीसी का तो नामो निशान भी नहीं है सर। तो ऐसे में सर ओबीसी वर्ग बहुत चिंतित, क्या कहें सर, काफी दुखी है। तो सर ऐसे में दुख से उबरने के लिए इनको क्या सांत्वना दी जाए सर? हाँ, देखो वैकेंसी, एक बात होती है कि वैकेंसी कम ज्यादा, मतलब वो ठीक है, वो वाली जो आप बात कर रहे हो ओबीसी एससी एसटी जनरल, उस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं ये कहता हूँ कि वैकेंसी अगर कम है तो उससे डिमोटिवेट कौन होता है, जो एस्पिरेंट सीरियस नहीं है। मतलब मैं बहुत क्या बोलूं, ब्रूटली बोलूंगा उस चीज को। 2024 में 110 वैकेंसी आई थी। तो उसमें हुआ क्या, देखो जब कम वैकेंसी आती है ना, होता क्या है, जो नॉन सीरियस कैंडिडेट होगा या फिर कोई मतलब ऐसा कैंडिडेट होगा कि हाँ अगर मैं करूंगा तो कर लूंगा, वो सब हट जाते हैं। तो अब आपके पास क्या पूल बचता है, क्या लोग बचते हैं जो रियल फाइट, देखो रियल फाइट कभी 1000 लोगों में नहीं होती है,
सपोज करो रियल फाइट 100 लोगों में ही होती है। तो वैकेंसी अगर कम है तो इससे डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, उल्टा ये तो ये होना चाहिए कि यार ये तो अच्छी चीज है, हमारे लिए अच्छी चीज है। ठीक है, मैं आज भी यही कहूंगा, आज भी यही बिलीव करता हूँ कि आपको एक ही पोस्ट चाहिए। ठीक है, तो कम वैकेंसी है तो अच्छी बात है कि उसमें से ज्यादा लोग जो है हट जाएंगे और आप रहोगे उसमें। दूसरी बात ये है कि हाँ, अभी जो एसीएफ के लिए आई है वो पोस्ट 6 ही पोस्ट आई है, उसमें वैकेंसी थोड़ा सा कम तो हो गई है, ट्रेंड कम हुआ है। पहले 2019 19 हो गया, उससे पहले हो गया, अच्छी वैकेंसीज आती थी। तो वो वाला पार्ट तो है कि थोड़ा सा मतलब दुखद पार्ट तो है कि वैकेंसी कम निकलती है। वैकेंसी क्योंकि हम बहुत सारा अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सा संघर्ष करते हैं, और जब वैकेंसी कम रहती है तो थोड़ा सा डिमोटिवेट तो होते हैं। पर मत होइए आप, मतलब आप आपको अगर आपका है कि मतलब आपको करना ही है तो आप रोज उठिए, है ना, और आप पढ़िए। आप देखिए, मोटिवेशन जैसी चीज जो बोलते हैं ना हम, वो मैंने आपको अभी मोटिवेट कर दिया तो आधे घंटे रहेगी, 1 घंटे रहेगी, 1 दिन रहेगी, 2 दिन रहेगी, वो चली जाएगी। जो चीज रहेगी वो रहती है कंसिस्टेंसी, आपका डिसिप्लिन। यू हैव टू शो अप एवरी डे। टैलेंट अच्छी बात है, पर टैलेंट आपको एग्जाम नहीं निकालता है, आपकी कंसिस्टेंसी आपका एग्जाम निकालती है। तो भले ही आपका कितना ही बिजी दिन था, भले ही आप किसी अपने कजिन की शादी में गए हो, आप रात में 10 मिनट 15 मिनट भी कुछ पढ़ के सोओगे तो आपको मतलब ऐसा लगेगा यू आर इनटू इट, मतलब आप हो अभी उसमें और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को मत छोड़िए। और वैकेंसी तो है, ज्यादा कम होती रहती है, उसके बारे में तो कुछ मैं बोल नहीं सकता। सर सर नए जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं सर, उनके लिए भय की बात बस यही है सर कि एक पद पर बस 50 अभ्यर्थी हैं इस बार। राज्य सेवा परीक्षा के लिए तो एक पद पर 50 अभ्यर्थी, 50 ही, और भयंकर तैयारी वाले हैं सर। तो ऐसे में नए जो सम्मिलित हो रहे हैं उनके लिए सर चुनौती, इसलिए निवेदन किया था सर मैंने। देखिए, इस बार तो एक अच्छी बात और है, अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ ना, प्री में सबके लिए जो है ना एक समान वो हो गया है, क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म हो गया है। प्री में कोई मान लीजिए पिछले 7 8 9 साल से भी कर रहा होगा तो उसके लिए भी एक नई चीज है वो नेगेटिव मार्किंग। देखिए, 2020 में जब मैंने फॉरेस्ट सर्विसेज का मेंस दिया था तो उसका सिलेबस चेंज हुआ था। सिलेबस चेंज हुआ और ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ विद नेगेटिव मार्किंग हुआ। तो अब उसमें एकदम मतलब आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट कि मेरे साथ वाले थे कुछ, उन्होंने बहुत पढ़ाई करी, मेरे से कहीं ज्यादा पढ़ाई करी। देखो, एक चीज और रहता है कि मेहनत सब करते हैं, 50 लोग करते हैं, 100 लोग करते हैं, लक वाला फैक्टर भी रहता है, आप उससे मतलब यू कांट डिनाई, वो तो होता ही है। पर ठीक है, मेहनत करना हम नहीं छोड़ सकते। तो जब भी ऐसी कोई चीज होती है ना, तो ये कि ये मतलब आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है ये। अब उसमें हुआ ऐसा था कि जैसे फॉरेस्ट मेंस की हम बात करते हैं, 150 क्वेश्चंस थे। तो लोगों को आदत क्या थी, अभी भी लोगों को आदत थी कि 100 में से 100 करके आना है, हमें तो मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आना है। तो उसमें जो बच्चा सीरियसली प्रिपेयर भी कर रहा था, नो डाउट उसकी नॉलेज मेरे से ज्यादा थी या किसी और की थी, पर वो किस चीज में लैग कर गया, वो इस चीज में लैग कर गया कि यार 150 है, मैं तो 140 मार्क करके आऊंगा, 145 मार्क करके आऊंगे। आप क्यों मार्क करके आ रहे हो 140 145? तुक्के नहीं लगाने, अगर आपको ब्लाइंडली नहीं कुछ भी मतलब करना है, आप रिस्क लो, बट कैलकुलेटेड रिस्क लो आप, है ना। तो इसमें जो प्री वाला जो फैक्टर है ना, वो उसमें मतलब अच्छी बात है, वो उसको मतलब आपको वेलकम करना चाहिए। सर धन्यवाद सर। सर बच्चों का एक प्रश्न ये भी है सर कि जैसे कि आप उस टाइम पे जब प्रिपरेशन कर रहे थे सर, तो उस टाइम पे आप प्राइवेट जॉब में भी थे। हाँ, तो सर आपने जॉब के साथ साथ इस तैयारी को कैसे कंटिन्यू रखा, और क्या क्या चैलेंजेस थे जॉब के साथ करने में? हाँ,
हाँ, नो डाउट उस टाइम पे मतलब वो जो बोलते हैं ना, एक देखिए संघर्ष चलते रहना चाहिए जीवन में, आई बिलीव। और संघर्ष का रूप बदलते रहना चाहिए, क्योंकि संघर्ष का अगर रूप नहीं बदलता है तो लाइफ बहुत मोनोटोनस हो जाती है, एक जैसी हो जाती है। तो टाइम तो आएगा, डिफिकल्ट भी आएगा, बहुत ज्यादा भी आएगा, उससे ज्यादा भी होगा। तो उस टाइम पे ऐसा था कि वो मेरा सबसे ज्यादा मतलब समझ बोलते हैं ना, हसल वाला टाइम था वो। तो उसमें मेरे को एक चीज हेल्प ये करी कि आई वॉज इनटू प्रिपरेशन, पहले से था मैं। तो काफी सारा पार्ट मेरा प्रिपेयर हुआ करता था। और उसके साथ साथ फिर मुझे स्ट्रेटेजाइज करना पड़ा, चीजें स्ट्रेटेजाइज ऐसे ही करना पड़ा कि देखिए जब भी आप कोई अप्रोच बनाए तो आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, वो है ना, आपको पेपर निकालना है। तो उस टाइम पे मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं दोनों में नहीं, मतलब दो नाव में पैर नहीं रख सकता। मतलब मैं स्टेट सर्विसेज की भी नहीं कर सकता, मैं स्टेट फॉरेस्ट की भी नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने इसलिए मेरा 2021 में मेरा प्री निकला, फिर मैंने उसको मेंस को स्किप किया था, क्योंकि मैं फॉरेस्ट सर्विसेज पे फोकस ज्यादा कर रहा था। तो ये वाली चीज होती है। और आपको जितना टाइम मिले, जैसे मान लो आपको 2 घंटे भी मिल रहा है, 3 घंटे भी मिल रहा है, आपको आपको करते रहना है। मतलब अब मेरा तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है, आप कई बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल देखोगे आप, जो सर्विसेज में है उन वो लोग ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो उसी बीच वो लोग पढ़ रहे हैं, मगअप कर रहे हैं चीजें। तो आपको मतलब अपनी कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ना है। तो मतलब आई वाज लाइक कि मैं जब उस टाइम पे था तो हाँ, दो आप थोड़ा सा मतलब वॉशरूम होता था तो मैं वॉशरूम में चला जाता था, 10-10 15-15 मिनट उधर से निकालता था। मैं बैठा रहता था टेबल पे, तो मेरे को जैसे ही फ्री टाइम मिलता था तो वो फ्री टाइम में मतलब दोस्तों के साथ ना जाके उस फ्री टाइम को मैं बचाता था। तो इस तरीके से आपको चीजें निकालनी पड़ती हैं, मतलब आपको समय निकालना पड़ता है इसमें। तो इस तरीके सर जब राज्य वन सेवा की विज्ञप्ति आई थी सर, तो उस समय दिव्यांग आरक्षण को लेकर काफी विवाद हुआ था सर। वैसे दिव्यांग के प्रति हमारा दुराग्रह नहीं है, फिर भी सर रक्षा बलों में दिव्यांग को स्पष्ट निर्देश रहता है राज्य वन सेवा में तो कि आप आवेदन ना करें। लेकिन इस भर्ती में सर लगभग 2 पद दिव्यांग को चले गए हैं 6 में से। तो रहा सहा कुछ भी नहीं है सर अब पद के नाम पर। तो सर क्या दिव्यांग आरक्षण दिया जाएगा सर इसमें? देखिए इसमें मैं भी थोड़ा सा, मेरे को भी आइडिया नहीं है, अभी शायद किसी ने उस पर पिटिशन लगाई है कोर्ट में। तो मतलब मुझे भी देखना पड़ेगा इसमें। हालांकि उन्होंने हाँ दी है इस बार वैकेंसी, जो 6 एसीएफ की वैकेंसी आई है उनमें से 2 जो है वो स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए दी गई है। तो इस मतलब इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि अभी शायद कोर्ट के अंडर है, बोलना सही नहीं रहेगा बीइंग अ एमपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो वो चीज अभी अभी मतलब देखते हैं, अभी टाइम के साथ क्लियर हो जाएंगी वो वाली चीजें कि क्या चीजें हैं। जी सर। जेएनपीए सागर। सर कई बच्चों का इस बार प्रश्न है कि जैसे कि वो लोग इस बार प्री में बैठेंगे एमपीपीएससी के, तो सर जैसे कि नेगेटिव मार्किंग पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एमपीपीएससी में, तो आपके हिसाब से क्या कट ऑफ होना चाहिए, किस रेंज में रहेगा कट ऑफ? हाँ, इस पे अभी मैंने बात भी करी थी। देखिए कोई सेफ स्कोर नहीं प्रिडिक्ट कर सकता इसमें। मैं आपको मतलब सीधा सीधा बोलूं, मतलब एक सही बताऊं, सही जवाब दूं। आप सब अपने अपने हिसाब से प्रिडिक्ट करेंगे कि यार 70 क्वेश्चंस होने चाहिए, 80 क्वेश्चंस होने चाहिए, 75 नहीं होने चाहिए। मैं मतलब उसी स्ट्रेटजी पे अभी भी स्टिक करूंगा। आप एक बार स्टार्ट करिए। देखिए पेपर का लेवल पे डिपेंड करता है, पेपर इजी है, पेपर मीडियम है, पेपर टफ है। तो आप जब पेपर देंगे तो आपको एक एक अंडरस्टैंडिंग तभी डेवलप हो जाती है कि पेपर का कट ऑफ क्या जाने वाला है। आई वुड से कि पेपर अगर मीडियम होता है तो वो सही होता है, एक बैलेंस्ड पेपर होता है। आप फर्स्ट स्ट्रेच में जितने आपको आ रहे हैं सॉलिड क्वेश्चंस, जो आपको लग रहा है हो जाने चाहिए, लाइक 60-65 जो भी आ रहे हैं उसको अटेम्प्ट करिए। उसके बाद जो आपका सेकंड साइकिल होना चाहिए उसमें आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे अटेम्प्ट करिए
आपसे बनेंगे, आप उसको एलिमिनेट करो, आप एलिमिनेट वाली अप्रोच अपनाओ। और इसमें मुझे लगता है अगर कोई सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है तो उसको समवेयर मतलब 80 to 85 क्वेश्चन, 85 क्वेश्चंस तक जो है मतलब जाना ही चाहिए, मतलब और मतलब इजीली चला भी जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं होगा। और डिपेंड्स ऑन पेपर, अगर पेपर इजी है तब तो 90 95 पे भी जा सकते हैं आप, क्योंकि बाउंसर्स की अगर आप संख्या देखेंगे तो प्री में मतलब आई गेस 5 6 7 क्वेश्चंस ऐसा होता है। जैसा कि सर हमारे कई पुलिस परिवार के बच्चे हैं जो कई साल से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो देखा गया है कई बच्चे हताश हो गए हैं, बड़े निराश हो गए हैं कि उनके कई अटेम्प्ट देने के बाद भी उनका पेपर नहीं निकला है। तो जैसा कि आप भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और हमारे कई बच्चे भी होंगे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो वो और क्या ऑप्शंस दे सकते हैं लाइक इसकी प्रिपरेशन के साथ साथ, और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? हाँ, तो इसमें देखिए, ये तो सिविल सर्विसेज वाला जो पार्ट है, इसकी प्रिपरेशन है, ये थोड़ा सा डाइसी वाला पार्ट तो होता है। अब आप पर पहली जो अप्रोच तो यही होनी चाहिए कि हमें इस अप्रोच से हमें मतलब पाँव नहीं रखना चाहिए कि हम पंचवर्षीय योजना के बाद ही बनेंगे। हमें जो होना चाहिए कि हम उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालें। पर ठीक है, एक पार्ट ये भी होता है कि आप बार बार दे रहे हो तो नहीं होता है। तो मीनवाइल आपको एक स्मार्ट अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप या तो आप सेम टाइम किसी मास्टर्स कोर्स है उसमें अपने आप को एनरोल कर लीजिए, है ना। आपकी जो मतलब जो एजुकेशन है वो नहीं रुकनी चाहिए आपकी। आप भले ही उसको प्राइवेट मोड से कर लें, पर अपना एजुकेशन वाली चीज को रहें, मतलब प्लान बी रखना कोई बुरी बात नहीं है आज के टाइम में ना। लोग कहते हैं कि मतलब प्लान ए की आप फोकस करिए, प्लान बी फोकस ऑन द प्लान ए, आप करिए। बट एक स्मार्ट अप्रोच ये भी होती है, आपको क्या मतलब आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप अपनी हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कोई हैम्पर करेगी, तो आप हायर एजुकेशन को रखिए। इससे आपके बहुत सारे एवेन्यूज ही खुलते हैं। अब एमपीपीएससी में बहुत सारी पोस्ट होती है जिनके लिए वो मास्टर्स की ही रिक्वायरमेंट होता है। लाइक आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी बहुत मैसिव इक्विपमेंट हुई है अभी लास्ट 2-3 ईयर्स में, उसमें मास्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार होता है, उस पोस्ट के लिए मास्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं इसमें। और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले हैं तो उनको तो मतलब हायर एजुकेशन के साथ साथ कोई स्पेशलाइजेशन अगर है साथ के साथ में प्रिपरेशन की, तो वो भी कर सकते हैं वो। थैंक यू सर। और कोई दिशा लर्निंग सेंटर प्रश्न पूछना चाहता है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर राज्य वन सेवा में जाने के लिए सर राज्य वन सेवा में जाने के लिए सर जो योग्यता होती है, जैसे फॉरेस्ट्री में स्नातक हो, इंजीनियरिंग हो, या फिर राजगढ़ आवाज आ रही है आपको? राइट, चलिए। और कोई दिशा लर्निंग सेंटर पूछना चाहता है प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। सर अक्सर एक चीज देखी गई है हमेशा कि जो बच्चे होते हैं वो इस पे ज्यादा फोकस करते हैं हम कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या पढ़ाई जो घंटे हैं वो मैटर करते हैं इस सिचुएशन में, या जो इफेक्टिव आप टाइम निकाल सकते हैं वो ज्यादा मैटर करता है? कि लोग कहते हैं कितने घंटे पढ़ना चाहिए आपको। हाँ, ये वाला पार्ट भी होता है बहुत, मतलब कई मतलब ऐसे बड़े कॉस्मेटिक आंसर्स आते हैं कि 16 घंटे पढ़ना चाहिए, 17 घंटे पढ़ना चाहिए। पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मतलब बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, आप खुश रह के पढ़िए, है ना। आप संघर्ष भी कर रहे हो ना तो आप खुश रह के करो उसको, है ना। आपके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। तो आप
मतलब ये डिपेंड नहीं करता है कि आप 7 घंटे पढ़ रहे हो, आप 14 घंटे पढ़ रहे हो। आप जिस टाइम के लिए पढ़ रहे हो उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। आप पढ़ने बैठे, मान लीजिए आपका बार बार कंसंट्रेशन टूट रहा है, आपको ये काम आ रहा है, आपको वो काम आ रहा है, आप लगे हुए हो, तो उसमें आप रियलाइज करोगे कि जो पार्ट आपने पढ़ा है वो मतलब उसमें से आप सपोज आपने 10 चीजें पढ़ी तो आपको 6-7 चीजें ही याद रहेंगी। तो आपके नंबर ऑफ आवर्स तो ज्यादा हो गए हैं पर आपने इफेक्टिवली अपना आप नहीं पढ़ पाए हैं। तो आप जो भी मतलब जितना भी टाइम निकालो, अब तो जैसे मैं मतलब सर्विसेज में हूँ या फिर कोई अगर कोई किसी और सर्विस में या प्राइवेट जॉब में है, तो आपको जितना मैक्सिमम टाइम हो सके उतना निकालना चाहिए। पर जो टाइम आप निकाल रहे हो उसमें आपको फुल फोकस जो होना चाहिए, मतलब आपकी मेमोरी शुड बी लाइक फोटोग्राफिक मेमोरी की, मतलब आप ये पढ़ रहे हो, यहाँ पे ये पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो, तो वो वाली चीज होती है। तो आई वुड से मतलब क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी, वो वाला यहाँ पे भी मतलब ये वाला स्टेटमेंट जो यहाँ पे भी चरितार्थ होता है वो, तो उस पर ही ज्यादा फोकस होना चाहिए। और ऑब्वियसली जब थोड़ा पेपर पास में आ जाता है तो फिर आपके नंबर ऑफ स्टडी आवर्स जो है वो बढ़ने चाहिए वहाँ पे आपको, तो वो हेल्प करता है आपको पेपर में। जैसा कि सर अभी अप्रैल में एमपीपीएससी का प्री होने वाला है, तो सर ये लगभग 1.5 से 2 महीने का जो टाइम बचा हुआ है, इसमें बच्चों को ऐसा क्या करना चाहिए सो दैट कि उनके लिए इस एग्जाम को क्लियर करना थोड़ा आसान हो? हाँ, तो अभी इसमें लगभग 2 महीने बचे हुए हैं। तो इसमें आपको एक तो आप रेगुलर टेस्ट दीजिए उसमें, है ना। आप ऐसा मत करिए कि मेरी प्रिपरेशन अभी, जो मैंने अभी बात ही कर रहा था जिसपे, कि मेरी प्रिपरेशन अभी फुल नहीं हुई है तो मैं टेस्ट अभी नहीं दूंगा। आपको एग्जाम के सिलेबस की प्रिपरेशन तो करनी ही है, उसके साथ साथ जो एग्जाम का जो आपका रियल रियल वर्ल्ड वहां पे जो वो होगा, आपका एक एक्सपीरियंस होगा, वो एनवायरनमेंट है, उसको भी आपको अनुभूति करनी है, उसकी भी आपको, है ना, उसको उसको आपको फील करना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो मैं पूरी बात फिर भी अभी ये करूंगा कि आप 10 घंटे पढ़ लो, 12 घंटे पढ़ लो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इतने सालों का। अगर आपका टेम्परामेंट सही नहीं है तो आप सिली मिस्टेक्स करोगे, और जब आपकी सिली मिस्टेक्स होंगी तो वो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हैम्पर उसको करेगा। तो आपको जो एक जो कामनेस और एग्जाम एक्यूमेंट है, जो हम बात करते हैं कि मतलब समझ एग्जाम की, वो कैसे डेवलप होगी जब आप पेपर दोगे, आप जब आप मॉक टेस्ट जाके दोगे। आप जाइए, आप अब मत, अगर मतलब आप कोई कोचिंग भी नहीं जा रहे तो आप खुद ही टेबल पे बैठिए एकदम विदाउट डिस्ट्रैक्शन, 2 घंटे का टाइमर लगाइए, आप पेपर सॉल्व करिए उसमें। तो 2 महीने में आप जितने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सके वो ज्यादा जरूरी है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बुक्स लाइए, वो सॉल्व करिए। साथ के साथ में आपका प्रिपरेशन ऐसा होना चाहिए, आपको स्ट्रेटेजी जो है एक हर हर दिन में आपको, आप मतलब वो डिपेंड करता है फ्रॉम एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट। आप ऐसा भी कर सकते हो कि कुछ घंटे आप हिस्ट्री को दो, कुछ आप साइंस एनवायरनमेंट को दो, कुछ आप आईसीटी को दो, जिससे थोड़ी आपकी जो प्रिपरेशन जो टाइम है वो बहुत मोनोटोनस ना हो जाए। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और एग्जाम के टाइम पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे एग्जाम के टाइम में व्हेन यू एंटर द एग्जाम सेंटर और एग्जाम रूम, अब जब जाते हैं तो उस टाइम पे काफी लोगों को फील होता है, एंजाइटी फील होती है, आप परफॉर्मेंस प्रेशर फील होता है। आप परफॉर्मेंस प्रेशर बुरा नहीं है, प्रेशर इज अ प्रिविलेज। अगर आप प्रेशर हो तो आप मतलब आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, आप साधु संत नहीं हो, तो प्रेशर अच्छी चीज है। पर उस परफॉर्मेंस प्रेशर, उस एंजाइटी, उस डिप्रेशन या जो भी है चीज, स्ट्रेस है, उसको आप चैनलाइज कैसे करते हो। देखो आप क्रिकेटर्स का एग्जाम्पल लेते हैं हम। बड़े बड़े क्रिकेटर्स होते हैं, जब आउट ऑफ फॉर्म वो लोग जाते हैं, इतने साल खेलने के बाद भी वो जब इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो उनके पास भी एक परफॉर्मेंस प्रेशर होता है। तो परफॉर्मेंस प्रेशर सबके पास है। तो आप जब जा रहे हो, वहां एंटर कर रहे हो, तो आप उस समय पहले, जब आपको डिस्ट्रीब्यूट होता है क्वेश्चन पेपर, उससे कुछ समय पहले आप मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं तो वो बता रहा हूँ, आई डू द डीप ब्रीदिंग। मैं 5 से 6 बार ब्रीदिंग करता हूँ। ब्रीदिंग से आपका जो इंस्टेंट जो एक एक बोलते हैं ना, एक एंग्जाइटी होता है, एक प्रेशर होता है, वो जाता है। वो करो आप। थोड़ी देर बस आंख बंद करके रखो आप, मतलब इट्स 2 आवर्स की जो प्रोसेस है, इट्स अ मेडिटेशन। मतलब मेडिटेशन है आपके लिए। आप उस जोन में आप एंटर कर जाओ पूरी तरीके से। आप, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप सिली मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। कंपटीशन बहुत कट थ्रॉट है,
अगर आप एक दो सिली मिस्टेक्स अब करते हो, आती हुई चीजें आप अगर बिगाड़ते हैं, अगर आपने जो पढ़ा हुआ है, तो इट टेक्स यू बिहाइंड, मतलब थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स आप पीछे चले जाते हो। तो ये वाली चीज आपको ज्यादा करनी चाहिए। लाइक सर वी हैव होलिस्टिकली कवर्ड द प्री एंड मेंस पार्ट। तब मैं सर अब चाहूंगा कि आप अपना एक्सपीरियंस इंटरव्यू को लेके बताएं और बच्चों को क्या करना चाहिए कि इंटरव्यू में ऐसा क्या, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो काफी इंट्रोवर्ट हैं और उनको लगता है कि इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम कि वो इंटरव्यू में कैसे जो इंटरव्यूअर होगा उनका सामना करेंगे। तो मैं चाहूंगा सर इस पे भी आप एक बार प्रकाश डालें। देखिए, जो ये पूरा प्रोसेस है, प्री मेंस इंटरव्यू, ये अपने आप में एक हर एक जो मैं कहूँगा कड़ी जो ये पृथक नहीं है, मतलब अलग अलग नहीं है, ये सब जुड़ी हुई है। आप जब डे वन से एंटर करते हो तो आप इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कर रहे हो। देखो, मैंने इतने सारे एग्जाम दिए हैं, मैं फेल भी हुआ हूँ, मेरे को सक्सेस भी मिली है, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ आपको जो मुझे फील हो रहा था। मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊंगा एकदम। तो हमने जब आप क्या करते हो, प्री आपने दिया, आपने मेंस दिया, तब आप इंटरव्यू को एक सेपरेट उसकी तरह देखते हो कि यार इसकी अलग से कोई प्रिपरेशन करनी है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन डे वन से ही हो जाती है। आपको इंटरव्यू के लिए क्या करना चाहिए, जो आपका एक नॉलेज वाला पार्ट है, जो आप बेसिक जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो तो आप गो थ्रू करते ही हो। इसके साथ साथ आपको एक न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए। वो न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट जो है आपको छोड़नी नहीं चाहिए। इंटरव्यू में ये इंटरव्यू का कोई एक सेट डिफाइंड सिलेबस नहीं है, सेट डिफाइंड पैटर्न नहीं है कि इट डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द इंटरव्यूअर। उसके बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है, वो किस बैकग्राउंड से है। वो जिस बैकग्राउंड का होगा वो उस बैकग्राउंड के ज्यादा क्वेश्चंस पूछेगा। जैसे इन वन ऑफ माय इंटरव्यूज मुझे मतलब पॉलिटिक्स के बारे में बहुत पूछा गया। तो डेफिनेटली जो जो इंटरव्यूअर होगा वो उसका इसका मतलब जो इंटरेस्ट एरिया वो पॉलिटिक्स है, तो वो चीज आपको पढ़ के नहीं आएगी। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ न्यूज़पेपर रीडिंग, करंट अफेयर्स आप डे वन से रखिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो क्वेश्चन आप कहाँ से कैसे कनेक्ट हो जाता है। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन में आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगेन मैं ये कहूंगा, जो लोग एक देयर अ फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग होता है, वो सब चीजें होता है, तो उसके लिए आपको मॉक इंटरव्यूज देने हैं, खूब मॉक इंटरव्यूज देने हैं। आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, आपको उसको एनालाइज करना है वीडियो रिकॉर्डिंग को, और उससे सीखिए। इसके साथ साथ आप करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर रीडिंग मत छोड़िए, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और इसके साथ साथ आप कुछ अदर बुक्स भी पढ़ सकते हैं, अदर देन आपकी जो टेक्स्ट बुक है, जो मतलब सिलेबस के अलावा कुछ साहित्य में किसी को इंटरेस्ट है, साहित्य की पढ़िए आप, कुछ और मोटिवेशनल बुक्स है वो सब पढ़िए। तो वो कहीं ना कहीं सारी चीजों का एक हम कह सकते हैं ना मिश्रण है वो। लर्निंग सेंटर राजगढ़। सर लाइट चली गई थी सर हमारे यहाँ सर। मैं जी सर जी से प्रश्न था क्या सर क्वेश्चन पूछ रहे थे? जो भारतीय वन सेवा या राज्य वन सेवा की तैयारी करते हैं सर, तो प्लान बी के रूप में सर इस फॉरेस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर से और कौन से विकल्प हैं जिनको अपनाया जा सकता है? जैसे कृषि सेवा केंद्र खोल सकते हैं, या और कौन से ऐसे विकल्प हैं सर जिनको प्लान बी के तहत हम अपना कैरियर के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं सर? जी, तो इसमें अगर आप पूरी तरीके से इसमें ही मतलब फोकस करते हैं फॉरेस्ट सर्विसेज में, तो इसमें एक तो आपका राज्य वन सेवा का है। अब आपका सवाल ये है कि इसके अलावा क्या, अगर ये नहीं, तो इसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, तो आपके एग्रीकल्चर के पेपर होते हैं जो एक्सटेंशन ऑफिसर जिनको बोलते हैं, तो उनके पेपर होते हैं, आप उसमें जा सकते हैं। और साइंस बैकग्राउंड की जब हम बात करते हैं, तो साइंस, पर्टिकुलरली साइंस बैकग्राउंड के लिए भी बहुत सारे, मतलब आप सारे एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो, चाहे वो
क्या बोलते हैं आपकी सबऑर्डिनेट जो व्यापम जो होती है उनका हो, चाहे पीएससी में हो। जैसे रिसेंटली अभी एक पोस्ट निकली थी, एफएसओ की पोस्ट निकली थी, फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट निकली थी, वो भी बहुत अच्छी पोस्ट है। तो वो मुझे जहां तक याद आ रहा है उसके लिए साइंस बैकग्राउंड, केमिस्ट्री बैकग्राउंड वाले लोगों को ही वही उनकी अर्हता थी उसमें। तो ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। मतलब जैसे मैंने बोला ना, आप एक मास्टर्स भी करिए, मास्टर्स पे भी फोकस आपका होना चाहिए। जैसे भी रिसेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत सहायक जो प्राध्यापक की आई है, वो बहुत ज्यादा वैकेंसी आई थी उसमें। तो मतलब वो बहुत अच्छी चीज है सरकार की कि मतलब काफी टाइम आई, पर बहुत मैसिव रिक्रूटमेंट आई थी, बहुत नंबर्स में आई थी वो। तो उसमें काफी लोगों का सिलेक्शन हो गया। तो उसमें भी एक चीज ये रही कि जिनके पास मास्टर्स नहीं थी, तो उन लोग के लिए भी एक बड़ा डिसहार्टनिंग था वो चीज। तो आप ये वाले ऑप्शंस जो है आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सर हमारे यहाँ स्थानीय लेवल पर अगर देखा जाए तो या तो एग्रीकल्चर करने के लिए सर आगरा जाया जाता है, या फिर ग्वालियर कक्षा 12वीं तक के लिए सर कृषि विज्ञान नहीं है सर। तो सर बड़ी समस्या आती है इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सर। और सर एक प्रश्न ये भी था कि सर पीएचडी करने के पश्चात कौन कौन से कैरियर के अवसर हैं सर? इसमें अधिकतर पीएचडी ही मांगा जाता है, हम रोजगार समाचार में इससे संबंधित विज्ञप्तियां पढ़ते हैं। तो सर इसका थोड़ा विस्तृत प्रकाश डालें सर। इसमें थोड़ा सा एग्रीकल्चर वाले उसमें मुझे मतलब जितनी मतलब मेरी नॉलेज है, तो लिमिटेड नॉलेज ही है मेरी वहाँ पे। तो मुझे बस इतना पता है कि एग्रीकल्चर के हिसाब से आप, जैसे मैंने बताया आपको, एक एक्सटेंशन ऑफिसर वगैरह की पोस्ट है, वो वाली चीज हो गई। और एग्रीकल्चर में आप मेरे ख्याल से उसमें सहायक प्राध्यापक में भी कोई ना कोई पोस्ट आती होगी उसमें, जिसमें एग्रीकल्चर जो वार्ता होती है वो वाली चीज है। इसके अलावा मुझे मतलब इसमें मतलब ज्यादा ज्ञान नहीं है इसमें कि मतलब किस तरफ और कितने मतलब ऑप्शंस क्या क्या है। मैम सबने सारे इन क्वेश्चंस को बहुत होलिस्टिकली कवर किया मैम, राइट फ्रॉम प्री मेंस एंड इंटरव्यू। सारे बच्चों को अच्छे से बताया कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या सोर्सेस फॉलो कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, टाइम को कैसे मैनेज करें इवन इफ यू आर डूइंग जॉब। तो वो सारी चीज़ों को सर ने बहुत अच्छे से कवर किया मैम, एंड इट वाज अ वेरी गुड सेशन। थैंक यू राहुल। किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है तो वाइंड अप कर सकते हैं। जी मैम, जी मैम। सबसे पहले हमारे जो स्पीकर हैं, हम उनको सभी दिशा लर्निंग सेंटर्स की तरफ से हम धन्यवाद देना चाहेंगे। आपका ट्रेनिंग शेड्यूल, बिजी ट्रेनिंग शेड्यूल है, उसके बावजूद भी आपने हमारी स्मॉल रिक्वेस्ट पे आप आए और हमारे बच्चों को टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने भी सेशन को सुना, आपने काफी प्रैक्टिकली बच्चों के डाउट्स को एड्रेस किया। और हमने बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो डायरेक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, उनके भी सेशंस हमने सिविल सर्विसेज के इस प्लेटफॉर्म पे कराए हैं। लेकिन बच्चे जब किसी सिलेक्टेड स्टूडेंट को सुनते हैं, तो न केवल वो देख करके आप लोगों को इंस्पायर होते हैं, और उनको भी लगता है कि अगर आपने किया है तो वो भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली और अ बिग सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। एंड सेशन बहुत ही इंस्पायरिंग था एंड बहुत प्रैक्टिकल था, एंड थैंक यू सो मच। मैं सभी लर्निंग सेंटर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर के लिए एक बार वर्चुअल क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू। सभी लर्निंग सेंटर से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन के लिए फीडबैक अपना जरूर शेयर करें। एंड स्टेट मॉडल सेंटर, जी मैम। आप फीडबैक कलेक्ट करेंगे। जी मैम, जी मैम। थैंक यू। बिफोर रैपिंग अप, मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा कि आई मीन आई वुड लाइक टू जस्ट ग्रेटफुल दैट आई एम इनवाइटेड टू दिस नोबल इनिशिएटिव जो आप लोग रन कर रहे हो। सो आई एम यू नो फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट आई एम थैंकफुल टू द रिस्पेक्टेड DIG sir, to Anurakti ma'am and all the staff of this Disha team, जो मतलब इसको for shaping this noble cause and sustaining it। और बहुत ही अच्छी पहल है ये, मुझे इसके बारे में पता नहीं था, अभी मुझे पता चला। तो और इतने लोगों का इसमें जुड़ाव है, वो देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। और
उसके लिए मतलब और जाते जाते बस मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, मतलब सभी एस्पिरेंट से, जो मैंने पहले भी बोला कि आप जो है संघर्ष करिए पर मुस्कुराते करिए, खुश रह के करिए। और साथ ही साथ में आप देखिए ये चीज जो है मतलब इतनी मेरी जो ट्रेनिंग हुई है मैंने रियलाइज किया है, पहली चीज तो अपनी विनम्रता जो है उसको हमेशा मेंटेन करके रखिए, चाहे वो आपके सर्विसेज से पहले की है, चाहे आपके सिलेक्टेड होने के दौरान या उसके बाद की। जो विनम्रता है उसको मत आप कभी भी छोड़िए, ह्यूमिलिटी जो बोलते हैं हम उसको। और तीसरी चीज मैं बोलूंगा, जो आपकी कामनेस होनी चाहिए, जो वो हमेशा आपको हेल्प करेगी। अभी रिसेंटली एक बड़े सीनियर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर आए थे, उन्होंने बड़ी ही अच्छी चीज बोली थी, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हम वो एक तस्वीर है हम जिसमें देखते हैं विष्णु जी बैठे हुए हैं उसमें शेषनाग पे, और वो क्षीर सागर लेक है जो हम एक देखते हैं, सब बचपन से देखते आ रहे हैं। तो उसको उन्होंने बड़ी ही अच्छी तरीके से डिसाइफर किया उसको, कि जैसे क्षीर सागर है उसकी जो वेव्स हैं, लहरें हैं, उससे ऊपर नीचे हैं, तो वो आपकी जिंदगी के मतलब वो एक चैलेंजेस है। और आपके ऊपर जो शेषनाग है वो जो है वो आपकी मतलब जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, स्ट्रेस, केओस, आपकी वो सब सारी चीजें हैं। पर उसके बावजूद भी जो विष्णु जी जो है वो बड़े ही, देखो आप उनके चेहरे पे शांत तरीके से बैठे हुए हैं। तो यही चीज आपको अपनी कभी भी, कोई भी आप जिंदगी, कोई भी उम्र के कोई भी पड़ाव में हो, आप सर्विस में हो, आप एस्पिरेंट हो, तो आपको ये चीज हमेशा हेल्प करेगी कि आपको जो भी चीज करना है इसी प्रेशर में करना है, इसी विनम्रता के साथ करना है, इसी कामनेस के साथ करना है। तभी मतलब आप मतलब तभी आप एक अच्छे, क्या बोलूंगा मैं, एक इंसान हो, जब आप इन सब चीजों के बावजूद भी डेली ये सब चीजें कर पा रहे हैं। तो और ये आपको डेफिनेटली ये जो फेज होता है, प्रिपरेशन वाला फेज होता है, उसमें ये सब चीजें बहुत हेल्प करती है। क्योंकि मैंने खुद फील किया, जब मैंने पहला मेंस दिया था तो मैं बहुत इमेंस परफॉर्मेंस प्रेशर में था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मुझे 10 क्वेश्चन आए तो 10 के 10 क्वेश्चन के परफेक्ट आंसर्स पता होने चाहिए। पर आपको ये रियलाइज करना चाहिए थोड़ा सा, तो ये आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी एक हेल्प करेगा। तो दिस वाज फ्रॉम मी, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द staff of the Disha and all the respected members of this team. Thank you so much.